देखो आप एक बार इसमें देखो, जो हिस्ट्री वाला जो सेक्शन है आपका नेट वाला, क्योंकि अपन सारे लेवल लेते हुए चलेंगे, इसमें मेन तो जो एग्ज़ाम है आपका वो इसमें कौन सा कवर है आपका यूजीसी नेट, ठीक है, क्योंकि सबसे टॉप लेवल का एग्ज़ाम है। और जो यूजीसी नेट का जो आपका हिस्ट्री का सिलेबस होता है, ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो आपके जो यूपीएससी का लेवल होता है उससे भी अच्छा लेवल होता है, ठीक है। तो एक तो वो चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखनी है, ठीक है। और इसमें जैसे जो लोग एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें अभी तक आपने देखा है कि भाई जिसमें माइनस नेगेटिव मार्किंग जो है फिलहाल नहीं है, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा कट ऑफ ठीक ठाक चल जाती है। ठीक ठाक मतलब लगभग 55 से 60% के बीच में, जिसमें आपकी अगर जेआरएफ है तो थोड़ा सा ज़्यादा जाती है 60 तक, नहीं तो नॉर्मल में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 55 या 56 तक चल जाती है कट ऑफ, ठीक है, ऑलमोस्ट वही रहता है, ठीक। और अभी तो खैर कोविड की वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा था, तो अब जो आपका ईयर में 2 बार है वो फिक्स होना ही है, ठीक है। तो देखो इसमें तीनों ही मेन मेजर सेक्शन हिस्ट्री वाले हैं, तो इसमें एक तो आपका कौन सा हो गया, एंशिएंट वाला पार्ट हो गया, एंशिएंट यानी प्राचीन भारत वाला, ठीक है। पहले तो आपके 2 पेपर होते थे और अब तो एक तो आपका जनरल पेपर होता है, फर्स्ट पेपर, जिसमें आपके सारे 6-7 सब्जेक्ट मिक्स होके आते हैं, और दूसरा आपका एक ही सब्जेक्ट वाला पेपर इसमें है, ठीक है। तो फिलहाल तो माइनस मार्किंग नहीं है, पहले ये था कि भाई हो सकता है कि माइनस मार्किंग इसमें ऐड कर दें, ठीक है, पर फिलहाल नहीं है, तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक। दूसरा इसमें हो गया मिडेवल वाला, मिडेवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत, ठीक है। और तीसरा इसमें हो गया आपका आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत। बाकी सिलेबस अभी डिस्कस करेंगे एक बार इसमें, ठीक है। देखो इसमें मेन क्या आपको ध्यान रखना है कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है और इसके जो काल होते हैं वो कहां से हमारे शुरू होते हैं, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल जनरल बता रहा हूं चूंकि फर्स्ट लेक्चर है आज, ठीक है। एंशिएंट इंडिया जनरली बाकी जो एग्जाम्स होते हैं उसमें सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्या करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। पर हमारे यहाँ इसमें आपका जो पर्टिकुलर नेट का सिलेबस है, इसमें आपको प्रागैतिहासिक काल से इस चीज को दे रखा है, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। और प्रागैतिहासिक काल को हम बोलते हैं प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री। और उससे चलते हुए हमें ऐतिहासिक काल तक आना है, क्योंकि इसके 3 पार्ट करते हैं हम। एक तो सबसे प्राचीन पार्ट हम कौन सा करते हैं, प्रागैतिहासिक काल करते हैं, ठीक है। मैं डिफरेंस बताऊंगा अभी इसमें क्या क्या अंतर है। दूसरा हमारा हो गया आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल क्या हो गया, सबसे पुराना तो प्रागैतिहासिक हो गया, और प्रागैतिहासिक काल के बाद जब हम आते हैं तब आता है आद्य ऐतिहासिक काल, और इसको हम कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है। और इसका जो यूनिफॉर्म फॉर्मेट आता है, ठीक है, यानी सबसे एडवांस फॉर्मेट आता है, वो आता है आपका कौन सा, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। और फिर जो ऐतिहासिक काल है उसको प्रॉपर हम क्या बोल देते हैं, हिस्ट्री कह देते हैं, ठीक है। ये हमारी प्रॉपर हिस्ट्री हो गई, ठीक है। हम जो ये 3 पार्ट कर रहे हैं, एंशिएंट वाला कर रहे हैं, मिडेवल कर रहे हैं, मॉडर्न वाला पार्ट कर रहे हैं, ये तीनों पार्ट किससे निकले हुए हैं, ये आपके ऐतिहासिक काल से निकले हुए हैं, ठीक है। और उससे पहले वाला जो समय है उसको प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बाई चांस आपसे क्वेश्चंस पूछे जाए कि इन तीनों में बेसिक अंतर क्या होता है, तो सबसे पहला अंतर तो इसके काल का अंतर है, यानी ये चीज सबसे प्राचीन है, उसके बाद ये इससे नई है, और ये सबसे नई है, ठीक है। अगर इसके भी हम 3 पार्ट करें ऐतिहासिक के, ठीक है, तो उसमें सबसे प्राचीन जो ओल्डेस्ट हो गया वो कौन सा हो गया, प्राचीन, उसके बाद मिडेवल, और उसके बाद कौन सा हो गया, ये मॉडर्न वाला पार्ट हो गया, ठीक है। पहले क्या आता था कि आपके कभी कभी जो मॉडर्न इंडिया वाला पार्ट आता है उसमें 1947 तक पूछा जाता था, ठीक है। पर अब उसके बाद आपने देखा होगा कि जैसे बांग्लादेश का विभाजन, पूर्वी पाकिस्तान टूटा, बांग्लादेश 1971 में एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा, तो वहां तक का भी कई बार आपसे आधुनिक भारत में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको, थोड़ा विश्व के रेस्पेक्ट में पूछा जाएगा। क्या अंतर है इन तीनों में बताइए, टाइम के अलावा क्या अंतर है, ये तो पता है आपको कि सबसे प्राचीन से सबसे नए की तरफ आ रहे हैं। बेसिक अंतर क्या होगा प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल में, देखो सबसे पहली बात, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास का हमेशा आपको ध्यान रखना है, हमेशा 2 पहलू होंगे, ठीक है ना। 2 पहलू का मतलब है आपको दोनों तरह से इतिहास को लेते हुए चलना है, ठीक है। कुछ चीजें होती है वो पॉजिटिव होती है, वन साइडेड, और कुछ होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव साइडेड होती है, ठीक है। ये भी कई बार होता है कि हम सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि जब हम नेट की जेआरएफ की तैयारी करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि कौन सी बुक्स को पढ़ें,
कई बुक्स ऐसी भी मार्केट में आती है जिसमें कंप्लीट सिलेबस आपका दिया होता है, ठीक है। और कभी कभी हमें अलग अलग इतिहासकार की बुक्स भी क्या करनी पड़ती है, पढ़नी पड़ती है। पर सबसे बेस्ट तरीका है कि आप 20 किताबें मार्केट से खरीद के लाओ और उन 20 किताबों को पढ़ो। उससे बेस्ट है कि 1 या 2 किताबें जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है ना, उसको अच्छे से क्या कर लें, स्टडी कर लें, ठीक है। क्योंकि ये मान के आप चलना, ऐसा नहीं कि सारी 20 किताबें पढ़ने के बाद आप इतने एफिशिएंट हो जाएंगे कि लगभग सारे क्वेश्चन आपको ऐसे दिखेंगे जो आपके सामने कैसे हो, अनसीन नहीं हो, यानी कभी देखे हुए नहीं हो। हमेशा ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपने कभी ना कभी देखे हुए नहीं होंगे, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, वो भी आगे आपको बता देंगे एक बार, ठीक है। देखो, प्रागैतिहासिक काल वो काल होता है जिसके बारे में हमें कोई भी साहित्यिक प्रमाण प्राप्त नहीं होते, यानी लिटरेचर बिल्कुल भी नहीं है, लिखा हुआ कुछ भी नहीं है, ठीक है। उस पूरे काल को हम क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। हां, जब हम खुदाई करते हैं, खुदाई को हम क्या बोलते हैं, उत्खनन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सकेवेशन, ठीक है। तो खुदाई में जो हमें प्रमाण मिले, जिनको बोलते हैं पुरातत्व सामग्री, यानी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है, उन पुरातत्व सामग्री के आधार पे हमने केवल और केवल उनके क्या लगाएं, अनुमान लगाएं, ठीक है, कि किस तरह से था। जैसे अगर आपको हथियार मिले तो प्रागैतिहासिक काल को भी हम कई काल में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो कभी हथियार मिले वो छोटे मिले, कई हमें जो हथियार मिले वो नुकीले मिले, कई हमें हथियार मिले वो कैसे हैं, रफ है, रफ मतलब खुरदरे हैं, कई हथियार हमें मिले जो एकदम शार्प हैं और एकदम चिकने हैं, ठीक है। कभी हथियार बड़े मिल जाते हैं, कभी हथियार कैसे मिल जाते हैं, छोटे मिल जाते हैं। तो उस आधार पे हमने केवल और केवल प्रागैतिहासिक काल का क्या लगाया है, अनुमान लगाया है, ठीक है। दूसरा काल है आपका, इसके बाद कौन सा है, आद्य ऐतिहासिक काल। इसके दोनों प्रमाण हमारे सामने उपलब्ध हैं, एक तो पुरातत्व भी है, खुदाई में भी प्रमाण मिले, और दूसरा इसके लिखित प्रमाण भी मिले। पर इस काल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कई सभ्यताएं हमें ऐसी मिली है जिनकी हमने लिपियां पढ़ नहीं पाए, ठीक है। आपने देखा होगा कई लिपियां होती है अलग अलग, पर इसकी जो लिपि हम पढ़ नहीं पाए, जैसे अमेरिकन में मायन सभ्यता मिली है, ठीक है। इसी तरह से आपने देखा होगा हमारी सबसे फेमस कौन सी हो गई, सिंधु घाटी सभ्यता। तो उनकी जो लिपि है, वर्ड्स हैं, उनको हम पढ़ नहीं पाए, ठीक है। जब तक पढ़ नहीं पाएंगे तो हम आगे उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। इसलिए यहां भी हम क्या लगाते हैं, पूरी तरह से पुरातत्व सामग्री पे क्या रहते हैं, आधारित रहते हैं, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का क्वेश्चंस कराएंगे, क्योंकि देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप थ्योरी कितनी भी पढ़ लो, जब तक आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक नेट में दिक्कत आती रहेगी, ठीक है। तो आप ये मान के चलो, थ्योरी तो पढ़नी है जितनी है नॉर्मल, क्वेश्चन उस टॉपिक के जितने कर सको, 500, 1000, 2000, एग्जाम तक कम से कम आपको 50,000 ऑब्जेक्टिव करने, तब जाके आपका एकदम सही सेट हो जाएगा, ठीक है। देखो वहां पर आद्य ऐतिहासिक काल में आपने देखा है कि हम बोलते हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल में जैसे सिंधु घाटी सभ्यता आ गई, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसे मानते थे, ठीक है। तो जब सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई हुई तो उसमें पता चला कि कहीं भी मंदिर के प्रमाण प्राप्त नहीं हुए। इसका मतलब लोग हो सकता है आध्यात्मिक ना हो, ठीक है, पर अनेक जगह पर पशुपति शिव की क्या हुई है, मूर्तियां प्राप्त हुई है, ठीक है। उसके अलावा आपने देखा होगा स्वास्तिक का हमें चिन्ह मिला है, ठीक है, और मातृ देवी की मूर्तियां भी क्या हुई है, प्राप्त हुई है। इससे पता चलता है लोग आध्यात्मिक तो थे, परंतु उस समाज में बहुत ज्यादा आडंबर नहीं था, पहली चीज होती, ठीक है। यहीं से आपको पीपल पूजा और तुलसी पूजा के प्रमाण भी क्या हुए, प्राप्त हुए, ठीक है। उसके अलावा सपोज कोई इमारत प्राप्त हुई, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि सिंधु सभ्यता काल की सबसे बड़ी इमारत कौन सी प्राप्त हुई है, मुख्य 2 इमारतें कौन कौन सी है, बताइए कौन कौन सी है। एक तो स्नानागार है, ठीक है, कॉमन स्नानागार मिला, बाथरूम मिला है, और एक आपको मिला अन्नागार, जहां पे अनाज रखा जाता था, ठीक है। तो उससे पता चलता है, एक अनुमान है, देखो कहीं लिखा हुआ नहीं है कि यहां पर स्नानागार मिला है, इसका मतलब कोई पूजा पाठ हुआ करती थी, ठीक है। तो उसके लिए कई लोग एक साथ स्नान करते थे, जैसे आपने देखा होगा हमारे ग्रहण होता है तो लोग नहीं जाते त्रिवेणी संगम इलाहाबाद और वहां डुबकियां लगाते हैं हरिद्वार में, तो वैसे लोग यहां पर नहाते होंगे। ये केवल आपने अनुमान लगाया, ठीक है। फिर कहीं पर भी यह प्रमाण प्राप्त नहीं होता है कि सिंधुवासी दूध का सेवन करते थे, दूध जैसे गाय से प्राप्त होगा, तो इसलिए गाय की भूमिका क्या मानी गई है, संदिग्ध मानी गई। बैल तो है, क्योंकि सिक्कों पर क्या मिला है, एक सींग वाला बैल मिला है, पर गाय की भूमिका वहां पर क्या हो जाती है, नगण्य हो जाती है। गाय कहां मिलती है, सीधे आके वैदिक काल में, ठीक है। तो वो काल पूरा का पूरा आपका कौन सा हो गया, आद्य ऐतिहासिक काल हो गया, ठीक है। तीसरा कौन सा हो गया, ऐतिहासिक। पुरातत्व सामग्री भी है और साहित्यिक प्रमाण भी हमें क्या हुए, प्राप्त हुए, और साहित्यिक प्रमाण में भी हर तरह के प्रमाण हमें प्राप्त हैं, और उसी चीज को लेकर हम इतिहास का पूरा क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो आपके थोड़ा सा पोर्शन देखो, बाकी एग्जाम में ये नहीं होता है, पर नेट में थोड़ा सा इसका पोर्शन आपको
प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक काल का दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद जब आते हैं तो ऐतिहासिक काल को 3 पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपको इसमें ध्यान रखना है कि काल का निर्धारण कैसे हुआ, ये पुराना है, ये नया है, ये हमें कैसे पता चला, ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा। एक पर्टिकुलर मेथड आपको याद रखना है जो हमारे कई बार पूछा जाता है, कार्बन 14 मेथड। कार्बन 14 विधि, ठीक है। कार्बन 14 एक प्रकार का आइसोटोप होता है, समस्थानिक होता है। तो आपके आता है साइंस में, जब आप पेपर 1 में जब एनवायरनमेंट पढ़ते हो, ठीक है, तो एनवायरनमेंट में एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं समस्थानिक। समस्थानिक, इसी समस्थानिक को हम बोलते हैं आइसोटॉप्स के नाम से जानते हैं। ये क्या होते हैं समस्थानिक? कुल मिलाकर आप जनरल, क्योंकि साइंस का लेक्चर नहीं है, आप जनरल समझ लो कि जो भी मुख्य मुख्य समस्थानिक होते हैं वो अपने में से क्या निकालते हैं, विकिरण उत्सर्जित करते हैं, विकिरण उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। और इस विकिरण उत्सर्जन की मात्रा कितनी है? 3 प्रकार की विकिरण निकलती है। एक विकिरण निकलती है कौन सी? अल्फा। दूसरी विकिरण निकलती है बीटा, और तीसरी विकिरण निकलती है गामा। और इनकी जो इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, उसके आधार पे पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी किससे पुरानी है या कितनी नई है। तो इसलिए हम आप हर चीज के जो काल निर्धारण होता है, उस काल निर्धारण के लिए क्या काम में लेते हैं? कार्बन 14। समस्थानिक भी कौन सा वाला? कार्बन 14 काम में लेते हैं। किसके लिए? काल निर्धारण, समय के इंटरप्रिटेशन के लिए हम कार्बन 14 विधि को क्या लेते हैं? काम में लेते हैं। एक तो ये विधि हो गई। दूसरी चीज, ये जरूरी नहीं हर चीज के लिए विधि काम में लेंगे। सपोज ये कमरा है, ठीक है, कमरे के ऊपर से खुदाई हुई, ध्यान से सुनना, माना कि बाढ़ आई, यहां पर सब तहस नहस हो गया, कमरे का लेवल, मिट्टी का लेवल यहां से जमीन का कहां पहुंच गया? यहां पे पहुंच गया, ठीक है। इसकी खुदाई हुई, तो आप खुद समझदार हो कि अगर किसी चीज की खुदाई करते हैं तो ऊपर से जो चीज मिली, ठीक है, फिर और खुदाई करी, फिर नीचे से मिली, और खुदाई करी, नीचे से मिली, तो सबसे नई वाली चीज कौन सी होगी? ऊपर वाली के नीचे वाली? बोलो, सबसे नई कौन सी होगी? ऊपर वाली, क्योंकि पहले कोई सभ्यता यहां पर रही। सुनो, किसी भी सभ्यता का अंत हुआ, क्या हुई? भूकंप आई, बाढ़ आ गया, भूकंप बाढ़ से सब तहस नहस हो गया, फिर लाखों वर्षों में आंधी तूफान है, उसमें मिट्टी जम गई, फिर उसी के ऊपर दूसरी सभ्यता बसी, फिर उसी के ऊपर तीसरी सभ्यता बसी। इसका मतलब जो सबसे ऊपर वाले अवशेष मिल रहे हैं वो सबसे क्या है? नई सभ्यता है। और जैसे जैसे गहराई में जाओगे सबसे प्राचीन सभ्यताएं आपको मिलती चली जाएगी। तो वो उत्खनन होता है क्षैतिज और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, वो मैं बताऊंगा। क्लियर है यहां तक आपको? तो इस तरह से आपको देखना है। तो पहले एक बार मैं सिलेबस बता देता हूं और फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो, ये तो आपको देखो अलग अलग शब्दावलियां दी हुई है। शब्दावलियां कैसे दी हुई है? जैसे ये जो वर्डिंग्स दिए हुए हैं, इन वर्डिंग्स पे डायरेक्टली आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे भारतवर्ष, भारतवर्ष, सभा समिति, वर्णाश्रम, वेदांत, पुरुषार्थ, ऋण, संस्कार, यज्ञ, गणराज्य, ठीक है। तो यहां तक का जो है ना, ये पूरा का पूरा जो शब्दावली है कौन से काल की मानी जा सकती है? वैदिक काल, ठीक है। और वैदिक काल माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लगभग 600 ईसा पूर्व। अभी ये कॉन्सेप्ट बता दूंगा ईसा पूर्व वाला भी आपको, ठीक है। ईसा पूर्व को हम क्या बोलते हैं जनरली? बीसी। इसको क्या बोलते हैं? बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। यानी जो घटनाएं ईसा मसीह के जन्म से पहले हुई है उनको तो लिखते हैं ईसा पूर्व, ठीक है। जैसे मैं एक स्केल बना रहा हूं, इस तरह से ध्यान से देखना। ये एक स्केल है, टाइम स्केल है। टाइम स्केल पे मैंने सेंटर में क्या लिख दिया? 0। ये 0 है। अब मैं आपको बोलूं +2 लिखो, तो +2 कहां लिखोगे? यहां लिखोगे, यहां लिखोगे? +2 कहां लिखोगे? यहां। मैं आपको बोलूंगा -3 लिखो, तो -3 कहां लिखोगे? यहां -3 लिखोगे, ठीक है। तो पहले तो आप माइनस से आगे की तरफ बढ़ रहे हो, कहां पे? 0 की तरफ। फिर 0 से कहां बढ़ रहे हो? पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हो। तो आप मान लो थोड़ी देर के लिए 0 पे तो किसका जन्म हुआ है? ईसा मसीह का। ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन हो गए? ईसा मसीह हो गए, जीसस क्राइस्ट, ठीक है। इनका जन्म यहां हुआ, ठीक है। और ये जो घटना है ये ईसा मसीह के जन्म से पहले की है, इसलिए यहां सब जगह मैं लिखूंगा ईसा पूर्व, या फिर इंग्लिश में या शॉर्ट में लिखूंगा इसको बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। और जो घटना ईसा मसीह के जन्म के बाद हुई है
उनको हम लिखते हैं, पहले तो हम क्या लिखते थे इसको, ईसवी, ईसवी लिखते थे, ठीक है, या फिर इसको हम लिखते थे पहले एडी। एडी का मतलब होता है एन्नो डोमिनी, पर अब इसको एडी नहीं कहते, अब इसका एक नया नाम आया है, इसको कहते हैं सीई। सीई का मतलब होता है कॉमन एरा। क्या होता है, कॉमन एरा, पर जनरल आप हिंदी में इसको ईसवी ध्यान रख सकते हो। अब सुनना मेरी बात, अभी हमारा जो हम कैलेंडर यूज करते हैं, इंग्लिश कैलेंडर, उसका कौन सा ईयर चल रहा है अभी, बोलिए, 2022। इंग्लिश कैलेंडर का कौन सा ईयर चल रहा है, 2022 चल रहा है। इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म को कितने साल हो चुके हैं, 2022 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी चल रहा है 2022 ईसवी। क्या चल रहा है, ईसवी चल रहा है। और इससे पहले की जो घटनाएं होगी सारी की सारी, उनके सामने हम क्या लिखेंगे, ईसा पूर्व लिखेंगे। सपोज मैं बोलूं आपको कि मैंने अभी क्या लिखा कि वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से कब तक था, 600 ईसा पूर्व तक था। तो मुझे एक बात बताओ, मेरे को 2 पॉइंट बना रहा हूं, देखो, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, ठीक है। अब आप मुझे बताओ मैं 1500 कहां पे लिखूं और 600 कहां पे लिखूं, 1500 यहां लिखूं, 600 यहां लिखूं, या 600 यहां लिखूं, 1500 यहां लिखूं, बताओ, ढंग से सोचो एक बार आराम से। मेरे को 1500 लिखना है और 600 लिखना है, तो किस पॉइंट पे 1500 लिखूं और किस पॉइंट पे 600 लिखूं, ये बताओ। अच्छा सुनो मेरी बात, आप मुझे बात बताओ कि जब हम माइनस में चलते हैं तो माइनस में क्या होता है, जैसे यहां मैं लिखता हूं +1, यहां मैं क्या लिखता हूं +2, यहां क्या लिखता हूं +3। तो माइनस में चलूंगा तो कैसे लिखूंगा, -1, -2, -3, इतना तो आपको आता है, ठीक है। इसका मतलब बड़ी वैल्यू माइनस में पहले लिखी जाती है और छोटी वैल्यू क्या लिखी जाती है, जैसे 0 की तरफ आते हैं। इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी है, 1500, ठीक है। तो पहले तो 1500 ईसा पूर्व आया होगा और उसके बाद कौन सा आया होगा, 600। तो यहां पहले मैं लिखूंगा 1500 और फिर लिखूंगा 600, यानी धीमे धीमे हम किसकी तरफ जा रहे हैं, 0 की तरफ जा रहे हैं। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो देखो, अब मैं आपसे पूछूं कि आज के समय से वैदिक काल कितने साल पहले था, कितने साल पहले था, वर्ष निकालना है। तो देखो ये कितने साल हो गए, 2022, तो देखो ये तो हो गया 2022 साल, ठीक है। और 0 से भी कितना आगे था, 1500 साल पहले, तो इसमें कितने जोड़ दो, 1500 जोड़ दो, तो ये हो गए आपके 3522। यानी आज के समय से 3500 साल पहले कौन सी सभ्यता थी, वैदिक काल था। क्लियर है, समझ गए आप मेरे को। अच्छा, अभी मैं आपको बोलूं कि एक सभ्यता थी जो थी 50 ईसा पूर्व पहले। कितने ईसा पूर्व पहले, 50 ईसा पूर्व। तो आज के समय से कितनी पुरानी हो गई, तो 2000 साल तो ये जोड़ोगे और 50 साल इसमें ये वाले जोड़ दो। क्लियर है यहाँ पे। तो एक तो ये ध्यान देना, आपको आगे आएगा तो मैं जैसे जैसा आपको अभी नोट भी करवा दूंगा, बताता जाऊंगा, ठीक है। तो ये जितने भी हैं, देखो, भारतवर्ष, सभा और समिति। एक्चुअली सभा समिति क्या है, जब हम वैदिक हमारे वेद पढ़ते हैं तो वेद संख्या में कितने हैं, 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और सबसे अंतिम वेद कौन सा है, अथर्ववेद है, ठीक है। अथर्ववेद में क्या है, कई प्रकार की कुरीतियां लिखी हुई है, जैसे दहेज प्रथा हो गई, ठीक है, या समाज में आपने देखा होगा छुआछूत हो गई, वो कई चीजें किसमें आती है, अथर्ववेद में आती है। तो अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की क्या बताया गया, पुत्रियां बताया गया, ठीक है। और सभा समिति 2 प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन होते थे, संस्थाएं होती थी। क्या होती थी वो आपको मैं बताऊंगा। ऐसे आपने देखा होगा वर्णाश्रम, ठीक है, आपने देखा होगा हमने पूरे के पूरे, हमारी मनुष्य की एवरेज एज कितनी मानी गई थी, 100 साल। कितनी मानी गई थी, 100 साल, ठीक है। 100 को हमने कितने में डिवाइड करा था, 4 में, ठीक है। और उससे हमने क्या बना दिए थे, विभिन्न प्रकार के आश्रम बनाए थे। देखो, अगर हम वर्णाश्रम देखते हैं तो टोटल इनकी संख्या कितनी मानी गई है, 4 मानी गई है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो आपका आश्रम आता था जिसको हम कहते थे ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है। और ये हो गया आपका 0 से लेके 25 वर्ष तक। और इसमें मुख्य काम क्या होता था, अध्ययन करना, पढ़ाई करना, मुख्य काम ब्रह्मचर्य आश्रम में माना गया, ठीक है। दूसरा आश्रम हो गया आपका गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम, ठीक है। ये हो गया 25 से लेके 50 वर्ष का पीरियड हो गया, ठीक है, गृहस्थ जीवन, ठीक है। इसमें विवाह, संतान, ये सब हो गए। तीसरे नंबर पे आश्रम हो गया आपका जिसको कहते थे वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। ये हो गया आपका कितना, 50 से लेके 75 वर्ष। यानी सब कुछ संपत्ति का त्याग करके जंगल में जाके क्या करना, तपस्या करना, या जंगल में जाके साधारण जीवन क्या करना, व्यतीत करना, ठीक है। और चौथे नंबर पे आपका हो गया कौन सा, संन्यास आश्रम।
और ये आपका अंतिम आश्रम होता था 75 से लेके 100 वर्ष की आयु का। इसमें क्या होता था, अन्य जल का त्याग कर देना और कठोर तपस्या करते हुए अपने मोक्ष का क्या करना, मार्ग प्रशस्त करना, कि हमें मोक्ष कैसे मिले। ठीक है, तो ये 4 आश्रम में डिवाइड करा गया है। इनमें और डिटेल में हम पढ़ेंगे, पर फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है। तो ये भी किससे रिलेटेड हो गया, आपका वैदिक काल से। ठीक है, इसमें सबसे बेस्ट आश्रम जो माना गया वो कौन सा माना गया है, गृहस्थ आश्रम माना गया। ठीक है, अब देखो इसमें आगे फिर पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ होते थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, और इनमें से जो 3 पुरुषार्थ होते थे, आपके केवल डिस्कशन कर रहा हूं आज, 3 जो पुरुषार्थ होते थे, पुरुषार्थ टोटल हैं 4। ठीक है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, इन तीनों को जब मिलाओगे, ये जो तीनों को मिलाओगे तो इनको कहते थे त्रिवर्ग। ये जो तीनों पुरुषार्थ अलग से आते हैं। ठीक है, इनमें मोक्ष इंक्लूड नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि आपसे पूछा जाए सबसे परम पुरुषार्थ कौन सा हो गया, मोक्ष, और सबसे पहला पुरुषार्थ कौन सा हो गया, धर्म हो गया। कहने का मतलब है, एक तो आपको स्वधर्म का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। ठीक है, अर्थ का मतलब क्या होता है, पैसा, धन, वित्त। ठीक है, तो धर्मानुसार ही आपको क्या करना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए। यानी अगर आप नौकरी कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो तो कभी भी आपको भ्रष्टाचार और आपको गलत तरीकों से पैसा नहीं कमाना चाहिए। ठीक है, किसी को लूटना नहीं चाहिए। तो धर्मानुसार ही क्या करना चाहिए, अर्थ कमाना चाहिए, पैसा। काम मतलब होती है काम वासना। ठीक है, लालसा, लोभ सब इसमें आ गया। तो धर्मानुसार ही आपको क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। अगर धर्मानुसार काम नहीं करोगे, धर्मानुसार पैसा नहीं कमाओगे तो मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। और जब सब चीज धर्म के अनुसार करोगे तो अंतिम रूप से आपको क्या प्राप्त होगा, मोक्ष प्राप्त होगा। तो सबसे परम पुरुषार्थ कौन सा है, मोक्ष है, और सबसे पहला पुरुषार्थ कौन सा है, आपका धर्म है। ठीक है, तो ये भी वैदिक काल का ही आपका हो गया। ऋण, ऋण कितने बताए गए टोटल, 3। ऋण कितने हैं, 3 है। कौन कौन से हैं बताओ। ऋण, ऋण का मतलब क्या होता है, उधार लेना, इसे उधार लेते हैं। तो वैदिक काल में या प्राचीन भारतीय हमारा जो साहित्य है या जो दर्शन है उसमें कितने ऋण बताए गए, 3। कौन कौन से ऋण है देखो, एक होता था पितृ ऋण, एक होता था हमारा पितृ ऋण। ठीक है, दूसरा होता था गुरु या ऋषि ऋण, गुरु या ऋषि ऋण। ठीक है, और तीसरा हमारा जो ऋण होता था ये होता था देव ऋण, देव ऋण। कहने का मतलब है जिस मनुष्य का जन्म हुआ है उसे अपने जीवन काल में ये तीनों के तीनों ऋण क्या करने पड़ते थे, चुकाने पड़ते थे। ठीक है, अब इनको चुकाने का तरीका क्या होता है देख लो। देखो पहला ऋण कौन सा है, पितृ ऋण, यानी आपको आपके माता पिता ने क्या किया है, उत्पन्न किया है, तो आप भी क्या करोगे, अपनी संतान उत्पन्न करोगे ना, तब जाके आपका कौन सा ऋण चुकता था, पितृ ऋण चुकता था, संतानोत्पत्ति। ठीक है, विवाह के बाद। दूसरा ऋण होता था गुरु या ऋषि ऋण, आपने जिस भी गुरु से अध्ययन किया है, ठीक है, तो अध्ययन के बाद जो उसे दक्षिणा नहीं देते थे क्या, तो वो आपको उससे कौन सा ऋण चुकता था, गुरु या ऋषि ऋण चुकता था। ठीक है, और आपने देखा होगा जो वैदिक काल था उसमें ज्यादातर जोर किस पे होता था, कर्म कांडों पर, यज्ञ नहीं करते थे, हवन। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि जो आर्य लोग थे वो प्रकृति प्रेमी थे, यानी बरसात का देवता किसे मानते थे, इंद्र को, युद्ध का देवता इंद्र को, जल का देवता वरुण को, ऋत का देवता भी कौन था, वरुण था, मध्यस्थ देवता कौन सा था, बोलिए, अग्नि। आप कोई भी देवता को प्रसन्न करना है तो आप जो भी अनाज होगा वो किस में चढ़ाओगे, अग्नि में चढ़ाओगे यज्ञ करते समय। तो कहने का मतलब है जो भी देवता है ना उनको हम किसी ना किसी विशेष अवसरों पर याद करेंगे तो उनके नाम का यज्ञ करेंगे, तो उससे आपका कौन सा ऋण चुकेगा, देव ऋण चुकेगा। इस प्रकार से अपने पूरे जीवन काल में तीनों ऋण चुकाने क्या माने गए, आवश्यक माने गए। ठीक है, फिर आता है आपका संस्कार, ये 16 संस्कार है जन्म से लेके मृत्यु तक, उसको भी डिस्कस करेंगे। यज्ञों के प्रकार आपको ध्यान रखना है कि यज्ञ कितने प्रकार के होते थे। जैसे एक बहुत फेमस यज्ञ का नाम सुना होगा आपने, अश्वमेध यज्ञ, जो चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए किया जाता था। ठीक है, एक यज्ञ होता था वाजस्नेय यज्ञ, ठीक है, वाजपेय यज्ञ, कई प्रकार के 5-6 प्रकार के यज्ञ होते थे। तो ये कहने का मतलब है शब्दावली है ना, इनने दे दिया ना, तो आपको इनको एक एक चीजों को डिटेल में ध्यान रखना है, क्योंकि पूरा का पूरा संभावना इन पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, दूसरा देखो गणराज्य और जनपद। क्या हुआ
कि अभी मैंने आपको बताया था कि 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक आपका कुल जो काल था, इसको क्या बोला हमने? वैदिक काल। इसको हमने बोला वैदिक काल, वैदिक पीरियड भी कह सकते हैं इसको। इसके बाद कहते हैं जैसे जैसे वैदिक काल समाप्त होने वाला था, क्योंकि हम क्या करते हैं कि वैदिक काल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे? देखो यहां ध्यान से देखना, एक तो मैं यहां लिख देता हूं ऋग वैदिक काल, यानी ऋग वैदिक पीरियड। तो ये तो हो गया आपका 1500 से लेकर 1000, ठीक है। और जब ये एंड हो गया तो इसके बाद दूसरा आया, इसको बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल को हम कहते हैं पोस्ट वैदिक पीरियड, ठीक है। इसका काल माना जाता है 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी, ठीक है। उत्तर वैदिक काल जैसे जैसे आया वैसे वैसे लोहे का आविष्कार हुआ, लोहे का पता चला, आविष्कार मतलब लोहे की खोज हुई, ठीक है। जब लोहे की खोज होगी तो लोहे से क्या बनेंगे? हथियार बनेंगे। हथियार होंगे तो आपस में वर्चस्व की लड़ाई क्या हो गई? शुरू हो गई। और पूरे भारतवर्ष में कितने गणराज्य बन गए? 16, जिनको हम कहते हैं महाजनपद। ये क्वेश्चन कई बार आपके आया हुआ है कि भारत में महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16। और उस काल को हम क्या बोलते हैं? महाजनपद काल नाम से जानते हैं। जिसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? बोलिए, जिसको हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। कौन सा था? मगध, जिसकी प्राचीन राजधानी कौन सी मानी जाती है? पाटलिपुत्र। राज्यगृह वैशाली भी रही है, मुख्य राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, ठीक है। फिर देखिए, कर्म का सिद्धांत हो गया, दंड नीति हो गई। दंड नीति मतलब कितने प्रकार के दंड हैं। जैसे दंड कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य 3 प्रकार के। एक दंड होता है जिसमें सुधारात्मक, जिसमें फांसी की सजा नहीं दी जाती है, ठीक है। उसमें क्या होता है? अपराधी को सुधारना हमारा उद्देश्य होता है, ठीक है। एक दंड होता है जिसमें जितनी सजा उतना ही दंड दिया जाता है, ठीक है। और एक होता है कठोर दंड होते हैं जिसमें आपको ऐसी सजा दी जाती है कि समाज में दूसरे लोगों में उसके प्रति क्या हो जाए? खौफ हो जाए, और अगली बार से वो अपराध समाज में नहीं हो। तो वो सारे नियम आएंगे इसमें, ठीक है। धर्म विजय हो गई, स्तूप, चैत्य और विहार। ये 3 चीज ऐसी है जो कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध। ये तीनों चीजें कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध। क्या डिफरेंस होता है तीनों में बताओ? ये भी कई बार आपसे पूछा गया है। जैसे विहार पूछे गए, स्तूप, बोरोबुदूर का स्तूप पूछा गया है, सांची का स्तूप है, ठीक है, अमरावती का चैत्य है। तीनों में क्या अंतर होता है? देखो बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से देखना। आपने एक वर्ड सुना होगा जिनको कहते हैं हम बौद्ध भिक्षु। बौद्ध भिक्षु, ठीक है। तो बौद्ध भिक्षु क्या करते हैं? वही आपने देखा तिब्बत में पाए जाते हैं, जो पूरे सिर के बाल नहीं रखते हैं और लगातार वो मंत्रोच्चार करते रहते हैं, ठीक है। बौद्ध भिक्षु जो होते थे ना, इनका जो निवास स्थान होता था, जहां पर ये रहते थे, निवास स्थान, वे रहोगे, सोओगे, ठीक है, उसको कहते थे विहार। बौद्ध भिक्षुओं का जो निवास स्थान होता है उसको हम क्या कहते हैं? विहार कहते हैं, ठीक है। दूसरा, बौद्ध भिक्षु जहां पूजा करेंगे, मठ होते हैं ना जो पूजा करने के लिए, वो हाथ में वो घुमाते रहते हैं, आपने देखा होगा वो मंत्रोच्चार करते हुए। तो इनका जो पूजा स्थल होता था, उस पूजा स्थल को बोलते थे चैत्य। चैत्य इनका क्या हो गया? पूजा स्थल हो गया, ठीक है। और तीसरा, ये एक वर्ड आ रहा है स्तूप। बौद्ध धर्म में क्या करते हैं? जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के बाद क्या करेंगे? जो उसके अस्थि अवशेष होंगे, दांतों के अवशेष होंगे, हड्डियों के अवशेष होंगे, उनको जमीन में गाड़ देंगे और उनके ऊपर ऐसी मीनार खड़ी कर देंगे, इस तरह की, देखो ऐसी वाली, इस तरह की एक मीनार खड़ी कर देंगे। इस ऊंची मीनार को क्या बोलते थे? स्तूप कहते थे। और स्तूप मृत्यु का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? मृत्यु का प्रतीक है। तो भारत में ऐसे अनेक प्रकार के क्या पाए जाते हैं? स्तूप पाए जाते हैं, ठीक है। तो स्तूप तो हो गया मरने के बाद समाधि पर बनाएगी ऊंची मीनार, उसको तो बोलते हैं स्तूप। बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान कहलाता है विहार, ठीक है। और बौद्ध भिक्षु जहां पर पूजा करते हैं या चैंटिंग करते हैं या ध्यान करते हैं, मेडिटेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? चैत्य के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो यह हो गया आपके, ठीक है। फिर आपका देखो ये 3 वर्ड दे रखे हैं यहाँ पे, नागर, द्रविड़ और बेसर, ठीक है। ये बेसरा एक्चुअली बेसर है, पर वो इंग्लिश का कन्वर्जन करते हैं ना, तो ए एक एक्स्ट्रा लगता है, इसलिए बेसरा दे रखा है। ये क्या है? ये तो सुने ही होंगे आपने, बहुत फेमस है, शैलियां हैं। किसकी शैलियां हैं?
आपकी इमारत बनाने वाली शैलियां हैं मंदिर निर्माण की। तो देखो एक बार, जो आपका मंदिर निर्माण की शैलियां थी, ये गुप्त काल के बाद थोड़ी सी ज्यादा चर्चित हुई थी, ठीक है, क्योंकि मंदिरों का निर्माण गुप्त काल के बाद से ही होने लगा। तो देखो, एक शैली है आपकी, कौन सी शैली है? नागर शैली। नागर शैली ये ज्यादातर कौन से भारत में फेमस थी? उत्तर भारत। उत्तर भारत के जो मंदिर होते थे, आपने देखा होगा, जैसे राम मंदिर बन रहा है, इस तरह के लंबा सा कॉरिडोर होता था, ऊपर इस तरह का शिखर होता था, अंदर गर्भगृह होता था, ठीक है। तो इस प्रकार की शैली को क्या बोलते थे? नागर शैली। इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत के जो मंदिर देखे होंगे आपने, अयप्पा मंदिर देखा होगा, तिरुपति बालाजी मंदिर देखा होगा, ठीक है। उनके जो शिखर होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं, और गर्भगृह बहुत ज्यादा जाके डीपली क्या होता है? अंदर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो दक्षिण भारत में मंदिर बनते थे, वो कौन सी शैली में बनते थे? द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली, ठीक है। बाद में देखा गया कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत की शैलियां आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आई, और इन दोनों के मिक्स होने से एक नई शैली बन गई। उसी शैली को क्या कहते थे? बेसर शैली। बेसर शैली कहते हैं। और बेसर शैली के मंदिर ज्यादातर आपको कहां मिलेंगे? मध्य भारत में मिलेंगे। तो मंदिर निर्माण की शैलियां हैं, पर इनके क्वेश्चन थोड़े से आपके क्या आते हैं? डीपली आते हैं। या फिर आपसे क्या करेगा, जैसे बोल दिया, निम्न मंदिरों में से कौन सा मंदिर बेसर शैली में निर्मित नहीं है, ठीक है। तो आपको उसमें से चारों में से ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, फिर आता है आपका बोधिसत्व। जब बौद्ध धर्म पढ़ते हैं हम हिस्ट्री में, तो उसमें क्या आता है? बोधिसत्व। आपने देखा होगा भगवान बुद्ध के कई अवतार हुए, ठीक है, और उनके अवतारों को किस नाम से जानते हैं? बोधिसत्व के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जैन धर्म में सबसे परम स्थान किसको प्राप्त होता है? तीर्थंकर को। तीर्थंकर की संख्या कितनी मानी गई है? 24। जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, ठीक है। और पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव, जिनको हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में पूरा जैन धर्म, वैसे भी पूरा जैन धर्म पढ़ना है, पर कहने का मतलब है इन दो का पूछ लिया तो इन पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन ज्यादा करना है, ठीक है। फिर आते हैं आपके अलवार और नैनार। कौन कौन से हो गए? अलवार और नैनार। ये संत होते थे दक्षिण भारत में, जो विष्णु को मानते थे वो तो अलवार संत हो गए, शिव को मानते थे कौन से हो गए? नैनार। और इन्होंने दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन की क्या करी थी? शुरुआत करी थी, ठीक है। जो हम पढ़ेंगे सूफी और भक्ति आंदोलन, ठीक है। इसके बाद ये श्रेणियां हो गई, ये व्यापारिक श्रेणियां होती थी, ये न्याय हो गई, कर, भोग और भाग क्या होता था? ये विशेष प्रकार के क्या होते थे? आपके टैक्स होते थे, ठीक है। विष्टि, विष्टि भी एक प्रकार का टैक्स होता था, ठीक है। स्त्री धन, स्मारक पत्थर। फिर देखिए, इसके बाद वर्डिंग्स में आपके आ रहा है अग्रहार। अधिकारियों के नाम होते थे। आईन दहशाला, ये एक पद्धति होती थी। दहशाला एक पद्धति होती थी। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, टोडरमल। टोडरमल, ठीक है। ये अकबर का राजस्व मंत्री था, रेवेन्यू मिनिस्टर था। इसने क्या करा था कि जो भूमि का टैक्स इकट्ठा होता था किसानों से, उसकी एक पद्धति बनाई थी जिसका एवोल्यूशन 10-10 साल में होता था, ठीक है। इसलिए इस पद्धति को क्या कहते थे? दशशाला या दहशाला पद्धति, ठीक है। अच्छा, फिर एक वर्ड आता परगना। परगना का मतलब होता था डिस्ट्रिक्ट, जिले। वर्तमान के जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं ना, जिले, उस समय इनको जनरली किस नाम से जाना जाता था? परगना के नाम से जाना जाता था, ठीक है। फिर एक है शाइनाए मंडी। एक व्यक्ति का आपने नाम सुना होगा, और बहुत फेमस व्यक्ति, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। और चलो वो क्रूर था जैसा भी था, पर उसकी जो अच्छी बात है, जब अलाउद्दीन खिलजी की पढ़ते हैं तो उसमें एक शब्द आता है, बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली, ठीक है। कहते हैं उसने बाजार में हर चीज की रेट फिक्स कर रखी थी। अगर कोई भी व्यक्ति जमाखोरी करता था या तराजू में कम तोलता था, तो उसे वहीं के वहीं क्या दिया जाता था? दंड दिया जाता था। इसलिए उसने बाजार में अनेक प्रकार के अधिकारियों की क्या कर रखी थी? नियुक्ति कर रखी थी, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट अधिकारी था जिसको कहते थे शहनाए मंडी, जो बाजार का क्या होता था? अधीक्षक होता था। वो कहता है कि एक व्यक्ति कटार लेके घूमता था, और अगर किसी ने कोई भी वस्तु कम तोली तो उसका ऑर्डर था अलाउद्दीन खिलजी का कि जिसने जितनी वस्तु कम तोली ने, उस चाकू लेके उतना ही मांस उसके शरीर से हाथों हाथ क्या कर लिया जाए? निकाल लिया जाए, ठीक है। महलवाड़ी, ये एक टैक्स की व्यवस्था होती थी। 3 व्यवस्था होती थी ना। एक तो कौन सी होती थी? आपका स्थायी बंदोबस्त। ये 3 व्यवस्थाएं चलती थी भारत में टैक्स के लिए, इकट्ठा करने के लिए जमीन का। दूसरी होती थी रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी, ठीक है। और तीसरी होती थी महलवाड़ी। तो 3 व्यवस्था होती थी। इसमें आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं
कि भारत के कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन सी व्यवस्थाएं लागू थी, तो उसके हिसाब से आपको ये क्या रखना है, याद रखना है। क्लियर है? ये खिलाफत हो गया, ये शब्द आएंगे इसमें, सुलह कुल अकबर के समय का हो गया। तुर्कान चहलगामी एक संस्था होती थी, ठीक है, आपने देखा होगा कि जब गुलाम वंश की शुरुआत हुई, ठीक है, तो गुलाम वंश में पहला शासक कौन आता है, बोलो गुलाम वंश का? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आता है? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने एक संस्था बनाई थी 40 सरदारों से मिलकर, जिसको क्या कहते थे? तुर्कान चहलगामी। वतन, बलूता, तकावी, ये ऋण के प्रकार हो गए। इक्ता जमीन का टुकड़ा हो गया जो आपको उपहार स्वरूप दिया जाता था। जजिया, जकात, टैक्स हो गए, ठीक है। मदद ए माश भी एक प्रकार का क्या हो गई? एक प्रकार का वेलफेयर डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। अमरम, राय रेखो, जंगम दास, मदरसा, ये सब वर्ड्स हैं। ये चौथ, सरदेश मुखी, सब क्या हैं आपके? ये टैक्सेस हैं। तो ये जितने भी वर्ड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इसमें ज्यादातर वर्ड आपके कौन से हैं? मध्यकालीन भारत जब हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? मध्यकालीन, मिडेवल इंडिया पढ़ते हैं, उसमें सारे के सारे वर्ड आएंगे। ये कुछ दर्शनवादी शब्द आ गए, और ये फिर आधुनिक भारत के क्या आ गए? आपके शब्द आ गए, जिनको एक एक करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो पहले मेन अब यूनिट से इसको देख लेते हैं एक बार कि आपको क्या क्या देखना है। तो देखो, पहला आपका सबसे पहले दे रखी है यूनिट 1, ठीक है। यूनिट 1 पूरी तरह से आपका दे रखी है स्त्रोत संबंधी वार्ता। इस चीज हम चालू भी करेंगे, मैं पहले समझाता हूं फर्स्ट यूनिट से। कहने का ये मतलब है कि जब हम प्राचीन भारत शुरू कर रहे हैं, तो प्राचीन भारत को ज्ञात करने के हमारे पास कौन कौन से स्त्रोत हैं, तो वो सारे स्त्रोत इसके अंतर्गत आ जाते हैं। देखो कौन से स्त्रोत हो गए? पुरातत्वीय स्त्रोत। कैसे कैसे हमें उनके बारे में पता चलता है, ठीक है। पुरातत्वीय स्थलों का काल निर्धारण बताया था आपको, कार्बन 14 विधि, ठीक है। फिर आपके दूसरे स्त्रोत कौन से हैं? साहित्यिक स्त्रोत, ठीक है। साहित्यिक में भी कौन से हैं? स्वदेशी, जो हमारे देश के लोगों ने लिखा है, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें कौन सा आपका? एक है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य मतलब समझ गए? वेद, पुराण, ठीक है, ये सब कौन सा साहित्य हो गया? धार्मिक, ठीक है। फिर है धर्मनिरपेक्ष साहित्य। धर्मनिरपेक्ष साहित्य में कौन सा साहित्य हो गया? जैसे बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, ठीक है, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। दंत कथाएं और ये सब काल निर्धारण की समस्या आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके विदेशी विवरण। विदेशी यात्री जो आए थे उनके हैं, जिसमें 3 स्पेशली आपके सिलेबस में दे रखे हैं, और नहीं भी दिए होते तो ये 3 ही पूछ जाते हैं। एक तो यूनानी या ग्रीक, कौन कौन से थे? एक चीनी यात्री कौन कौन से आए, उनके ग्रंथ कौन से, उनने क्या क्या बताया, और एक अरबी विद्वान कौन कौन से आए। जैसे यूनानी में आपके हेरोडोटस आया, एरिस्टोबुलस आया, ठीक है, मेगास्थनीज आया, जिसने प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी लिखी? इंडिका, ठीक है। और इसके अलावा डाइमेकस आया, डायनोसियस आया। चीनी यात्रियों में आए, ये क्लियर पता है आपको, 2 के नाम तो अच्छी तरह याद है, फाइयान और हिंसांग, और एक और आया था फेमस इत्सिंग, ठीक है। अरबी यात्रियों में देखेंगे तो अल बरूनी है, सुलेमान है, और अल मसूदी है, इब्न बतूता है। तो ये सारे इनके मेन किताबें आपको याद रखनी है, और किताबों में क्या क्या लिखा है, तो उनका ऐसा नहीं पूरी चीजें, केवल आपको याद रखना है कि इनने बुक्स कौन सी लिखी, ठीक है, और उस बुक्स में विषय क्या है, बुक्स का टॉपिक क्या है, वो बेसिक चीजें ध्यान रखनी, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें इसी यूनिट 1 में आपका आ रहा है पशु चारण और खाद्य उत्पादन। तो देखो आपके जो पुराना काल है उसको डिवाइड कर दिया ना, ताम्र पाषाण काल और नव पाषाण काल। मैं आपको बताऊंगा डिस्ट्रीब्यूशन इसका कैसा होता है। तो लोग कहां पर तो निवास करते थे, कौन कौन से क्षेत्रों में थे, औजार कौन कौन से बनाते थे, और विनिमय का ढांचा कैसे था। मतलब पहले मुद्राएं तो चलती नहीं थी, तो मैंने आपको कोई चीज दी, उसके बदले आपने मुझे कोई चीज दे दी, तो उसको बोलते थे वस्तु विनिमय, ठीक है, कमोडिटी एक्सचेंज। तो वो चीजें कौन कौन सी थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका आता है सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। बिल्कुल डिटेल में पढ़नी है, पैदा कैसे हुई, कहां कहां पे कौन कौन से देशों में फैली हुई थी, मुख्य खुदाई के स्थल कौन कौन से मिले, ठीक है, किस तरह के लोग थे, किस तरह की शिल्प थी, मतलब किस तरह की कला उनके विकसित थी, उनका धर्म कौन सा था, समाज कैसा था, शासन विधि कैसी थी, पतन कैसे हुआ। कोई भी सभ्यता का उत्थान होता है और फिर क्या होता है, पतन होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त कैसे हुई, ये आपको इसमें पूरा का पूरा डिटेल में देखना है। वो व्यापार कैसे कैसे करते थे, आंतरिक और बाह्य व्यापार, यानी देश में और विदेश में, ठीक है। और भारत में पहला शहरीकरण कौन सा माना जाता है, सिंधु सभ्यता ही माना जाता है। तो ये कैसी सभ्यता मानी जाती है, शहरी सभ्यता। जबकि वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता मानी जाती है, ग्रामीण सभ्यता। उल्टा हुआ, पहले ग्रामीण आती फिर शहरी आती है, उल्टा हुआ, पहले शहरी सभ्यता थी और फिर कौन सी सभ्यता आ गई, ग्रामीण। यानी पहले तो था अर्बन और फिर कौन सा आ गया, रूरल आ गया, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए इकाई 1 में वैदिक और उत्तर वैदिक कालीन युग, मैंने बताया था डिस्ट्रीब्यूशन आपको दोनों का, ठीक है। आर्यों से संबंधित विवाद, क्योंकि वैदिक सभ्यता किससे जानी जाती है? आर्यों से जानी जाती है, ठीक है। राजनैतिक और सामाजिक संस्थाएं, इसमें वो दो नहीं थे क्या, बाकी भी आएगी, पर वो सभा और समिति वो इन संस्थाओं के अंतर्गत हमें पढ़नी है, ठीक है। राज्य की संरचना और राज्य के सिद्धांत कौन से कहने का मतलब है छोटे से लेके बड़े तक जाना है हमें, ठीक है। सबसे छोटी इकाई कौन सी होती थी, सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती थी, ठीक है। जैसे आज के हिसाब से आप देखते हो तो आज आपने देखा होगा सबसे छोटी इकाई जैसे हो गई ग्राम, गांव हो गया, ठीक है। इससे बड़ी इकाई आप ओवरऑल मान सकते हैं कौन सी, ब्लॉक, ठीक है। इससे बड़ी इकाई आप कौन सी मान सकते हैं, तहसील, ठीक है। तहसील से बड़ी इकाई कौन सी मान सकते हैं, जिला, ठीक है। जिले से बड़ी इकाई कौन सी मान सकते हैं, राज्य, ठीक है। और राज्य से बड़ी इकाई कौन सी हो गई आपकी, ये देश हो गई। तो इस तरह की इकाइयां हर समाज में विद्यमान थी, भले वैदिक काल हो, सल्तनत काल हो या मुगल काल हो। तो आपको लो से लेके हाई तक पूरा का पूरा इसमें पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वर्ण और सामाजिक स्तरीकरण का उद्भव, ठीक है। किस तरह से वर्ण व्यवस्था आई, जैसा आपने देखा होगा जब वैदिक काल चल रहा था तो उस समय छुआछूत नहीं थी। वर्ण तो थे चारों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, पर छुआछूत नहीं थी। तो जो छुआछूत का कॉन्सेप्ट है वो कौन से काल से आया आपका, ये उत्तर वैदिक काल से आया। क्यों आया उसके बारे में बताएंगे। धार्मिक और दार्शनिक विचार, ठीक है। और देखो फिर वही जो चीज मैंने बताई थी, लोह प्रौद्योगिकी का प्रारंभ और दक्षिण भारत के महापाषाण। कहने का मतलब है जब लोहे का खोज हुई तो हथियार बने, हथियार बने तो युद्ध चालू हो गए, और युद्ध चालू हो गए तो पूरा भारत 16 महाजनपदों में क्या हो गया, विभक्त हो गया, टूट गया, ठीक है। तो देखिए राज्य शासन व्यवस्था, महाजनपद क्या थे, कुछ राजतंत्र थे, कुछ गणतंत्र थे। मतलब कुछ तो पीढ़ी दर पीढ़ी वही बनते थे और कुछ का चुनाव जनता करती थी, तो उनको बोला गणतंत्र, ठीक है। आर्थिक और सामाजिक विकास और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में द्वितीय शहरीकरण का उद्भव, ठीक है। अशास्त्रीय पंथ, जैन धर्म पढ़ना है, बौद्ध धर्म पढ़ना है, आजीवक संप्रदाय पढ़ना है। ये तो बहुत छोटा सा आजीवक संप्रदाय, तो मेन कंसंट्रेशन इन दो पे रखना है। और बाई चांस आपसे कोई पूछे कि तीनों में भी सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, तो हमेशा आपके क्वेश्चन किस पर बेस्ड रहते हैं, बौद्ध धर्म पे आधारित 100% आपके रहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी कौन सी, यूनिट 1, ठीक है। दूसरा देखो यूनिट 2। यूनिट 2 देखते हैं तो देखो यूनिट 2 में आपको इसके बाद से दे रखा है मगध, और मगध का उत्थान में पहले तो दे रखा है सिकंदर, यानी यूनानी आक्रमण पढ़ने, जो जो भारत पर कौन से आक्रमण हुए, यूनानी आक्रमण हुए, ठीक है। और यूनानी आक्रमण में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन आता है, सिकंदर। सिकंदर को हम क्या बोलते हैं, इसका वैसे तो नाम क्या है, अलेक्जेंडर, पर भारतीय साहित्य में हम इसको किस नाम से जानते हैं, सिकंदर के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसका क्या प्रभाव पड़ा, अच्छा, जब सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ तो मगध का शासक कौन सा, नंद वंश का राजा था, नंद वंश का एक राजा था, और इसका नाम था घनानंद। इसका नाम क्या था, घनानंद। और घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया और भारत में मौर्य साम्राज्य की क्या करी, स्थापना करी। तो मौर्यों का देखो उत्थान हो गया, मौर्यों का प्रसार, मौर्यों की राज्य व्यवस्था, समाज कैसा था, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, जो सिक्के विक्के कौन से चलते थे, व्यापार कैसे होता था। और मौर्यों में भी जो 3 शासक देखो महत्वपूर्ण आते हैं, ध्यान देखना। जब हम बात करते हैं मौर्य वंश की, तो मौर्य वंश का सबसे पहला शासक जो इसका संस्थापक था, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आता है बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार के माना जाता है 99 पुत्र थे, जिसमें सबसे शक्तिशाली पुत्र बनके जिसका बाद में शासक बनाता कौन, अशोक, या अशोक। तो इन तीनों को तो डिटेल में पढ़ना ही है, ठीक है। पर ये मान के चलना कि सबसे फेमस इसमें कौन सा है, अशोक है, क्योंकि अशोक ने के शिलालेख मिले, अभिलेख मिले, ठीक है। तो उन पे 100% क्वेश्चन क्या होता है, पूछा जाता है। इसलिए एग्जाम में मान के चलो 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा किस पे रहते हैं, अशोक पे रहते हैं, ठीक है। और मौर्य वंश का अंतिम शासक था जिसके बाद मौर्यों का पतन हो गया, ये कौन था, बृहदत्त। ये मौर्यों का क्या माना जाता है, अंतिम शासक, ठीक है। देखिए अशोक का धम्म और उसकी प्रकृति, अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया था, बौद्ध धर्म। पहले क्या था, वो विश्व हिंदू था, बाद में उसने जो कलिंग का युद्ध हुआ उसके बाद उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, ठीक है। मौर्य साम्राज्य का ह्रास और विघटन, क्या रीजन थे,
अब ये यहीं से क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य के पतन का सबसे पहला कारण कौन सा था, कि अशोक ने युद्ध नीति को छोड़ दिया। अब पड़ोसी राज्यों ने देखा भाई अब ये युद्ध तो करेगा नहीं, तो वो धीमे धीमे अशोक की मृत्यु के बाद हावी होने लगे और धीमे धीमे मौर्य साम्राज्य का क्या हो गया, पतन हो गया। ठीक है, मौर्यकालीन कला और वास्तुकला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्चर में से क्वेश्चन है, ज्यादातर पूछता है। ठीक है, और अशोक के राजा देश, भाषा और लिपि, यानी अशोक के जितने भी अभिलेख हैं उनको हमको पढ़ना है। अभिलेख में तीनों चीजें आती है, देखो जो हमारे इंक्रिप्शंस होते हैं, ठीक है, उसमें तीनों चीज आती है। एक तो जो पत्थर की शिलाओं पर लिखे गए उनको हम बोलते हैं शिलालेख, ये तो हो गए आपके शिलालेख हो गए। ठीक है, इनको आर्टिकल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक आपने देखा होगा ऊंचे ऊंचे स्तंभों पे लिखे गए, जैसे कोई खंबा है, खंबे पे भी लिखे गए, तो उनको हम बोलते हैं स्तंभ लेख, यानी पिलर आर्टिकल्स, पिलर आर्टिकल्स। ठीक है, और कई ऐसे हैं जो गुफाओं में लिखे गए, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, ऐसे गुफाओं में, बाघ की गुफाएं जो है मध्य प्रदेश में, तो उनको बोलते हैं गुहा लेख। ठीक है, इनको बोलते हैं केव आर्टिकल्स। ठीक है, तो हमें सब पढ़ने। सबसे इंपॉर्टेंट अशोक के कितने शिलालेख हैं, मेनली 14। इनके बारे में अशोक अलग अलग क्या देता है, अपनी राय रखता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं, अगर अशोक का क्वेश्चन आएगा तो मान के चलना एक सिंगल क्वेश्चन तो अशोक के शिलालेख पे आएगा ही आएगा। ठीक है, आपका ऐसा पूछता है कि अशोक का नाम अशोक उसके कौन कौन से शिलालेख में मिलता है। ठीक है, ऐसे पूछता है कि अशोक को उसके शिलालेख में अशोक के अलावा और किस नाम से पुकारा गया है। ठीक है, कौन सा ऐसा शिलालेख है जिसमें अशोक की एक रानी का वर्णन मिलता है। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें से आपको पूछे जाएंगे, तो आपको याद ही रखने, शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। ठीक है, फिर देखो आप इसमें साम्राज्य का अंत और क्षेत्रीय ताकतों का उदय। जैसे जैसे मौर्यों का पतन हुआ वैसे वैसे विदेशी आक्रमण तेज हो गए और फिर छोटे छोटे इस तरह से राजवंश बन गए, जिसमें देखो इंडो यूनानी, शुंग, सातवाहन, कुषाण और शक। ठीक है, दक्षिण भारत में कौन सा हो गया, संगम। दक्षिण भारत का राजवंश कौन से थे, संगम वंश। तो संगम साहित्य, दक्षिण भारत की बारे में थोड़ा सा इसमें समझना है। ठीक है, फिर आपको दूसरी और तीसरी शताब्दी के बीच का व्यापार और वाणिज्य कैसा था, आपस में कैसे कैसे व्यापार होता था, उसके बारे में चीजें हैं। रोमन जगत के साथ व्यापार, रोमन यानी वही ग्रीक, यूनान, हमारा यूनान के साथ व्यापार किस प्रकार से होता था। ठीक है, फिर बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा के बारे में, महायान। महायान बौद्ध धर्म की शाखा। भी कहने का मतलब है कि आपने देखा होगा हर धर्म के अलग अलग ब्रांचेस होती है। जैसे मैं अगर यहां पे हिंदू धर्म लिखूं, हिंदू धर्म या सनातन धर्म लिखूं, तो इसमें दो हो जाएंगे, एक तो शैवपंथी, शैवपंथी, और दूसरे हो जाएंगे इसमें वैष्णवपंथी, शैवपंथी और वैष्णवपंथी। हालांकि इसमें ज्यादा भेद नहीं देखा जाता है, क्योंकि जो विष्णु या विष्णु के अवतारों को पूज रहे हैं वो शिव की भी पूजा कर रहे हैं सब लोग, तो इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ हम इस्लाम पे देखते हैं। इस्लाम, तो इस्लाम में भी दो पंथ बन जाते हैं। एक जो बहुसंख्यक है, जो ज्यादातर लोग मानते हैं, वो तो है सुन्नी, जो कट्टरवाद को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, और दूसरे कौन से हो गए, शिया। तो सुन्नी और शिया दो हो गए, इस्लाम में भी दो पंथ हो गए, जिसमें बहुसंख्यक तो सुन्नी है और अल्पसंख्यक कौन से हैं, शिया है। ठीक है, ऐसे ही तीसरे नंबर पे आपका हो गया ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के भी दो पंथ हैं। ठीक है, बाद में तो एक तो है जो सबसे ज्यादा हैं, जिनको हम बोलते हैं रोमन कैथोलिक, जो विश्व में सबसे ज्यादा है। जैसा विश्व में ज्यादातर लोग भी कौन से धर्म को मानते हैं, ईसाई को, क्रिश्चियंस को मानते हैं। ठीक है, और दूसरा इसमें प्रोटेस्टेंट, दूसरा हो गया इसमें पंथ बन गया, कौन सा, प्रोटेस्टेंट बन गया। ठीक है, इसी तरह फिर आते हैं किस पे, बौद्ध धर्म पे। तो बौद्ध धर्म की वैसे तो कई शाखाएं हैं, पर दो मुख्य शाखाएं हैं। एक हो गया महायान, महायान, और दूसरा हो गया हीनयान। एक हो गया महायान, दूसरा कौन सा हो गया, हीनयान। फिर एक और बन गया था वज्रयान, पर दो ही आपको याद रखने। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। आपने एक वर्ड सुना होगा, बौद्ध संगीतियां।
बौद्ध संगीतियां, जिनको बोलते हैं बुद्धिस्ट समिट। टोटल कितनी बौद्ध संगीतियां मानी जाती है? मुख्य 4। ठीक है, जो लास्ट बौद्ध संगीति हुई थी यानी चौथी, उसके बाद माना जाता है कि बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे उनमें मतभेद हो गया, और मतभेद होने के बाद बौद्ध धर्म कितने भागों में ब्रेक हो गया? 2 भागों में, जिसमें बहुसंख्यक तो होते हैं महायान, और जो अल्पसंख्यक होते हैं वो कौन से होते हैं? हीनयान होते हैं। तो इसलिए ज्यादातर देशों में महायान फैला हुआ है, इसलिए आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किसके पूछे जाते हैं? महायान के पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक और देखते हैं, जैन धर्म। जैन धर्म, जैनिज्म। ठीक है, तो जब जैन धर्म देंगे तो जैन धर्म में मुख्य 2 हो गए। एक तो हो गए कौन से? श्वेतांबर, श्वेतांबर, और दूसरे हो गए दिगंबर। भाई जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं वो श्वेतांबर, और जो वस्त्र धारण नहीं करते वो कौन से हो गए? दिगंबर हो गए। तो जैन धर्म में भी क्या बन गए? 2 पंथ बन गए। इस तरह से मुख्य धर्म देखते हैं, उनमें सब में इस तरह से 2-2 पंथ हैं, जिसमें बौद्ध धर्म पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस क्या होते हैं? आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये एक ध्यान रखना है। एक तो खारवेल, कलिंग का राजा था खारवेल, और वो उसने कौन सा धर्म अपना लिया था? जैन धर्म। तो उसके बारे में बताना है उसके। ठीक है, मौर्योत्तर काल में कला और वास्तुकला, जब मौर्य समाप्त हो गए तो मौर्यों के बाद का जो पीरियड था उसे क्या बोलते हैं? मौर्योत्तर काल, पोस्ट मौर्यन पीरियड। तो उसमें कला और वास्तुकला कौन सी थी? और ये 2 शैली आपसे पूछी जाती है, एक तो गांधार शैली और दूसरी मथुरा शैली। क्योंकि आपने कुषाण वंश के एक राजा का नाम सुना होगा, कनिष्क। कनिष्क के समय 2 शैलियां विद्यमान हुई थी और भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई थी, क्योंकि कनिष्क खुद कौन से धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को। ठीक है, तो एक तो गांधार शैली में भगवान बुद्ध की मूर्तियां, अब गांधार कहां पर है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर पड़ता है। तो वहां पर भगवान बुद्ध की जो मूर्तियां मिलती है उनमें बाल कैसे रखेंगे? घुंघराले, यानी कौन सा लुक देने की कोशिश की गई है? यूनानी लुक। ठीक है, और जो मथुरा शैली थी उसमें भगवान बुद्ध की जो मूर्तियां हैं वो हिंदू देवी देवताओं से क्या रखती है? साम्यता रखती है। ठीक है, तो 2 शैलियां पढ़नी है, गांधार और मथुरा शैली। और दक्षिण भारत की प्रमुख शैली कौन सी हो गई? अमरावती शैली होगी। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा ध्यान रखना है इसमें। तो ये आपका दूसरी इकाई है, तो ये भी पूर्ण रूप से आपका कौन सा है? आपका एंशिएंट वाला पार्ट है, प्राचीन भारत वाला पार्ट ये। ठीक है, फिर देखो ये आपको उत्तर और दक्षिण भारत का मिक्स दे रखा है, गुप्त और वाकाटक युग। गुप्त वंश मेन पढ़ना है इसमें। शासन व्यवस्था, समाज कैसा था, कृषि कैसी थी, भूमि अनुदान, मतलब ये जो राजा थे ये भूमियों को दान करते थे, किस तरह से करते थे, भू राजस्व रेवेन्यू सिस्टम कैसा था, भू अधिकार कैसे थे, गुप्तकालीन सिक्के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? आपसे कई बार पूछा जाता है कि जो सिक्के हैं हमारे वो कौन कौन सी धातुओं के बनते थे प्राचीन। तो देखो सिक्के या कॉइन्स, और ये बहुत बड़ा स्रोत है प्राचीन भारत को जानने में। ठीक है, ध्यान रखना। तो देखो अलग अलग धातुओं के बनते थे। तांबे के सिक्के हमें कई स्थानों से प्राप्त हुए। ठीक है, उसके अलावा हमें चांदी के सिक्के प्राप्त हुए। उसके अलावा हमें सीसा जो लेड होता था, लेड के हमें अनेक प्रकार के सिक्के क्या हुए? प्राप्त हुए। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण सिक्के जो प्राप्त हुए वो कौन से प्राप्त हुए? स्वर्ण मुद्राएं। स्वर्ण मुद्राएं हमें प्राप्त हुई है, गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, अब गोल्ड कॉइन्स में यहां से 3 प्रकार के क्वेश्चन आपसे कई बार पूछे गए। कैसे कैसे पूछे गए? एक तो पूछा गया कि स्वर्ण मुद्राएं सर्वप्रथम किसने जारी की? कौन से ऐसे शासक थे जिसने सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं जारी करी थी, बनवाई थी? तो इसमें आपका आता है आंसर इंडो यूनानी। कौन कौन सा आता है? इंडो यूनानी जो शासक थे। ठीक है, जो मौर्यों के बाद आए थे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है स्वर्ण मुद्राएं जो सबसे शुद्ध थी, मतलब उसमें गोल्ड की प्योरिटी क्या थी? अच्छी थी। ठीक है, ये किसने जारी करी थी? तो कुषाण राजाओं ने। इनमें नाम आते हैं, मैं बाद में बताऊंगा आपको, विम कडफिसस और कुजुल कडफिसस। ठीक है, और उसके बाद तीसरा आता है कि स्वर्ण मुद्राएं सर्वाधिक मात्रा में किसने जारी की? हालांकि वह उतनी शुद्ध नहीं थी जितनी ये वाली शुद्ध थी, पर ओवरऑल सबसे ज्यादा क्वांटिटी में किसने करी? तो फिर आपका आंसर आता है यहां पर गुप्त राजा। गुप्त राजाओं ने, गुप्तास किंग्स। ठीक है, उनने जारी करी। तो ये 3 प्रकार के क्वेश्चन बन गए कि सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी करी थी? इंडो यूनानियों ने। ठीक है, सबसे शुद्ध सोने की मुद्राएं किसकी थी? कुषाण राजाओं की थी। और बाद में जब गुप्त आए उनने मुद्राएं तो निकाली, पर उसमें जो प्योरिटी थी, गोल्ड का परसेंटेज था, वो क्या कर दिया था? कम कर दिया। तो 3 प्रकार के इसमें से बन जाते हैं। ठीक है,
फिर देखो, अच्छा एक सिक्के और आते हैं जो हम प्राचीन में पढ़ेंगे। कौन से सिक्के पढ़ेंगे? पंचमार्क या आहत सिक्के। इसको हम एक और नाम से बोलते हैं ठप्पे वाले सिक्के। क्या कहते हैं हम इसको? ठप्पे वाले सिक्के, क्योंकि ये टकसाल में ठप्पा मारकर बनाए जाते थे, तो इसका नाम ही क्या पड़ गया? आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के, जो प्राचीन काल में आपके पाए जाते थे। ठीक है, तो ये सारे के सारे इसमें पढ़ने। अब देखो, इसमें ये हो गया आपका गुप्त वाकाटक, विज्ञान प्रौद्योगिकी, खगोल विज्ञान। अब आपने देखा होगा ये जो टॉपिक है ना, यहां पर, यहां से फिर आपके प्राचीन भारत में क्वेश्चन पुटअप होते हैं। क्यों पुटअप होते हैं? देखो, यहां कौन सा काल चल रहा था आपका? गुप्त काल। कौन सा? गुप्त काल। गुप्त काल का एक प्रसिद्ध राजा आता है जिसका नाम था चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त वन नहीं, चंद्रगुप्त टू। ठीक है, क्योंकि इसी वंश में एक और राजा हुआ था चंद्रगुप्त वन, वो अलग है, ये चंद्रगुप्त है। और इसी का सबसे फेमस नाम है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, क्योंकि इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की। इतिहास में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले राजा कितने हैं? 14। टोटल 14 राजाओं ने इतिहास में विक्रमादित्य की उपाधि क्या की है? धारण की है। ठीक है, इसके काल में बहुत जबरदस्त विद्वान इसकी सभा में बैठते थे। ठीक है, जिसमें आर्यभट्ट थे, ब्रह्मगुप्त थे, वराहमिहिर थे, कालिदास थे। तो ये सब विद्वान थे। तो उनने, जैसे आपने देखा होगा, आर्यभट्ट ने गणित में 0 दिया था, ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट ने मिलकर। खगोल विज्ञान के थे वराहमिहिर। ठीक है, अच्छा, खुद आर्यभट्ट ने क्या बताया था सबसे पहले? कि जो पृथ्वी है वो सूर्य की क्या लगाती है? परिक्रमा लगाती है। तो वही सूक्ष्म विज्ञान प्रौद्योगिकी के सिद्धांत दिए थे। ठीक है, फिर इसमें आपने देखा होगा संस्कृत के जबरदस्त विद्वान कौन थे? कालिदास। और कालिदास के अनेक ग्रंथ हैं भाई, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, विक्रमोवर्षियम, ठीक है, मालविकाग्निमित्रम। तो वो सब कौन से काल में लिखे गए? इसी काल में लिखे गए। और एक आपने और व्यक्ति का नाम सुना होगा, धन्वंतरी, जिनको आयुर्वेद के ग्रंथ लिखने का मेन एक्सपीरियंस था। तो वो औषधि विज्ञान पे भी क्या लिखे थे? ग्रंथ। तो ये जितने भी प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे गए कौन से काल में लिखे गए थे? गुप्त काल में। और कौन से राजा के समय लिखे गए थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, तो वो डिटेल में यहां पर क्वेश्चन आते हैं जो पढ़ना है। फिर देखिए, इसके बाद जब गुप्त का अंत हुआ तो फिर एक प्रसिद्ध राजा आता है हर्षवर्धन। ठीक है, और हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? कन्नौज। तो हर्ष और कन्नौज के बारे में पढ़ना है। और आंध्र प्रदेश में ये सलाकेयान और विष्णुकुंडीय वंश पढ़ना है, छोटा सा है तो उसको देखना है। ठीक है, फिर देखो आगे, फिर आता है आपका तीसरा पार्ट आता है इसमें प्राचीन में ही, इकाई 3। इकाई 3 में आपको वो छोटे छोटे वंश पढ़ने जो मध्य भारत में और दक्षिण भारत में बन गए। भाई देखो, जैसे गुप्तों का पतन हुआ, ठीक है, तो गुप्तों के पतन के बाद पूरा भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया। और वो छोटे छोटे जो राजवंश थे वो सब यहां पर आपको दे रखे हैं। देखो एक बार, क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव, दक्षिण में गंग, कदंब, पश्चिम में चालुक्य, राष्ट्रकूट, कल्याणी के चालुक्य, काकतीय, होयसल और यादव वंश। ठीक है, और दक्षिण भारत के 4 वंश पढ़ने, पल्लव, चेर, चोल और पांड्य। पूर्वी भारत के वंश पढ़ने, बंगाल के पाल और सेन। कामरूप, कामरूप मतलब समझ गए क्या? असम। जो आज जिस राज्य को आज आप असम कहते हो, उन्हें प्राचीन काल में उसको क्या कहा जाता था? कामरूप। ठीक है, तो बर्मन, उड़ीसा के भौमाकार और कौन से हो गए? सोमवंशी हो गए। ठीक है, पश्चिम भारत में देखो, वल्लभी के मैत्रिक और गुजरात के चालुक्य। और उत्तर भारत में गुजर प्रतिहार, कलचुरी, गहड़वाल और परमार वंश हो गए। ठीक है, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की विशेषताएं, प्रशासन और राज। बस यहीं से क्या होता है, इसी जगह आपका प्राचीन भारत तो क्या हो रहा है? एंड हो रहा है। वैसे तो प्राचीन भारत की सही एंडिंग बताऊं मैं कहां से होती है? हर्षवर्धन की मृत्यु से। हर्षवर्धन की मृत्यु, ये 647 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो गई? हर्षवर्धन की। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से राजा की मृत्यु प्राचीन भारत का अंत और मध्यकालीन भारत की शुरुआत है? तो किसकी मृत्यु है? हर्षवर्धन की। तो देखो, हमने जो प्रागैतिहासिक काल से शुरू किया था, जब आपके वो आएंगे ना पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, उसके बाद आपका प्राचीन भारत कहां पर एंड होता है? ये हर्षवर्धन की मृत्यु के साथ एंड होता है। ठीक है, 647 ईस्वी। और यहीं से आपका चालू हो जाता है कौन सा? मध्यकालीन भारत। तो देखो यहां पर एक बार,
प्राचीन भारत तो आपका शुरू होता है प्रागैतिहासिक से। वैसे तो बुक्स में सिंधु सभ्यता से शुरू करता है, पर आपके सिलेबस में उससे भी पुराना दे रखा है, इसलिए मैं प्रागैतिहासिक से बता रहा हूं। ठीक है, प्रागैतिहासिक यानी आप मान लो कौन सा काल, पाषाण काल। और यहां से लेके चलता है कहां तक, हर्षवर्धन की मृत्यु तक, यानी 647। कई बुक्स में आपको 646 भी मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपका चालू होता है कहां से, मध्यकालीन भारत, मिडिवल इंडिया। ठीक है, ये चालू होता है आपका वही सेम हर्षवर्धन की मृत्यु से, यानी 647 ईस्वी से शुरू होता है और कहां तक चलेगा, औरंगजेब की मृत्यु तक। मुगल काल का अंत हुआ और औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब की मृत्यु, मुगलों का पतन शुरू हो गया। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, 1707 में। यह आपका पीरियड है कौन सा, मध्यकालीन। और जैसे औरंगजेब की मृत्यु हुई, मराठे प्रभावी हो गए और मराठों के बाद अंग्रेज प्रभावी हो गए, तो यहीं से शुरुआत हो जाती है आपकी आधुनिक भारत। आधुनिक भारत की शुरुआत होती है, तो ये हम जनरली एक नॉर्मल मानते हैं, औरंगजेब की मृत्यु 1707 से लेकर और भारत की स्वतंत्रता तक। ठीक है, तो इस तरह से मोटे मोटे रूप में हम 3 भाग में इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, देखो इसमें देखो यहां पर आप, ये कृषि व्यवस्था कैसी थी मध्यकालीन में, भूमि अनुदान, उत्पादन संबंधी बदलते संबंध, श्रेणीबद्ध भूमि अधिकार और किसान वर्ग, जल संसाधन, कर प्रणाली, सिक्के और मुद्रा प्रणाली। क्योंकि सिक्कों में बहुत जबरदस्त तरह से क्या आया था, चेंज आया था। सबसे पहले 1 रुपए का सिक्का इंट्रोड्यूस करने वाला शासक कौन था, पता होगा नाम आपको, बताओ। 1 रुपए का सिक्का, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी था ना, जो हुमायूं का समकालीन था, उसने सबसे पहले 1 रुपए का सिक्का इंट्रोड्यूस किया था, 1 रुपीज का। तो उस पे जाता है, जैसे शेरशाह ने एक रोड नहीं बनवाई थी का, ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड कहते हैं जिसे, जो दिल्ली से अमृतसर से होती हुई कलकत्ता तक जाती है, वो भी उसी ने बनवाई थी, जो पहले लाहौर से चालू होती थी। ठीक है, फिर देखिए मध्यकालीन में ही आपका व्यापार और शहरीकरण, व्यापार का ढांचा, शहरी बस्तियों का स्वरूप, पतन और व्यापार मार्ग। ठीक है, जितना भी व्यापार विनिमय होता था वो सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया में व्यापार और उपनिवेशीकरण। उपनिवेशीकरण मतलब क्या होता है, गुलाम बनाना। जैसे ब्रिटेन ने अपने अपने क्या बना रखा था, उपनिवेश बना रखे थे। ठीक है, ब्राह्मणीय धर्मों का विकास। अब यहां से क्या चालू होता है, ध्यान से देखना। पहले क्या हुआ कि पहले हिंदू धर्म का वर्चस्व था। ठीक है, पर हिंदू धर्म में क्या आ गया, छुआछूत आ गई कि एक तो आपने देखा होगा महिलाओं को शुद्ध माना जाएगा हर महीने। ठीक है, दूसरा छुआछूत की जाएगी, शूद्रों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, शूद्र पुराण वेद नहीं पढ़ सकेंगे, नहीं सुन सकेंगे। ठीक है, ये दिक्कत आ गई। तो वैसे बुद्ध धर्म आया। बौद्ध धर्म ने क्या बोला, जो सब धर्मों से परेशान है वो कहां पर आ जाएं, बौद्ध धर्म में आ जाए। तो हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म का तो क्या हुआ, पतन हुआ, और बौद्ध धर्म का क्या हुआ, उदय हुआ। पर कहते हैं जैसे ही 8वीं 9वीं शताब्दी आई, वैसे वापस बौद्ध धर्म का पतन हो गया और हिंदू धर्म या वैष्णव धर्म का वापस उदय हुआ। और यहीं से आपके वो सारे के सारे आचार्य नहीं आते क्या, ये चारों, ये देखो मैं लिख भी देता हूं, आपको पता चल जाएगा। सबसे पहला आचार्य आता है कौन, शंकराचार्य। और शंकराचार्य कौन सा सिद्धांत देता है आपका, अद्वैतवाद। शंकराचार्य कौन सा सिद्धांत देता है, अद्वैतवाद का सिद्धांत देता है। ठीक है, शंकराचार्य के बाद फिर एक और बहुत महत्वपूर्ण आचार्य आते हैं, रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य अपना दर्शन देते हैं विशिष्टाद्वैत, विशिष्टाद्वैत। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और आते हैं निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य ये देते हैं अपना दर्शन द्वैताद्वैत, या इसको क्या कहते हैं हम, भेदाभेद। द्वैताद्वैत या भेदाभेद के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, फिर आते हैं इसके बाद वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य, और ये अपना दर्शन देते हैं, इसको कहते हैं शुद्धाद्वैत। शुद्धाद्वैत। ठीक है, मैं समझाऊंगा क्या क्या होता है बाद में एक साथ। और फिर आते हैं एक और
लास्ट लिखो इसमें माधवाचार्य, और माधवाचार्य अपना दर्शन देते हैं जिसको कहते हैं हम द्वैतवाद कहते हैं, ठीक है। और यही रामानुजाचार्य से ही आगे जाके शुरुआत किसकी होती है, आपके भक्ति आंदोलन। किसकी शुरुआत होती है, भक्ति आंदोलन, और वापस से वैष्णव धर्म क्या होता है, ऊंचा जाता है, ठीक है। तो वो ये सब 8वीं 9वीं शताब्दी के बाद की बात है। देखो वैष्णववाद और शैववाद, ठीक है, मंदिर संरक्षण और क्षेत्रीय बहुशाखा, मंदिर स्थापत्य कला और क्षेत्रीय शैलियां, यानी गुप्त काल के बाद ही, पहले गुप्त काल से पहले मंदिर का नहीं होते थे। मेन जो मूर्ति कला का निर्माण, आपने एक वर्ड सुना होगा ना, त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति में कौन सा आ गया, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्लस मंदिर निर्माण की कला गुप्त काल में सबसे पहली बार क्या होती है, इंट्रोड्यूस होती है, ठीक है। दान, तीर्थ और भक्ति, तमिल भक्ति आंदोलन, ये देखो शंकराचार्य, माधवाचार्य और रामानुजाचार्य, ये 3 तो यहां के थे और बाकी और आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो समाज, वर्ण जाति, जातियों का प्रचुरोद्वन, स्त्रियों की स्थिति, लिंग, विवाह, संपत्ति संबंध, सार्वजनिक जीवन में स्त्रियां, किसानों के रूप में जनजातियां, वर्ण व्यवस्था में उनका स्थान, और अस्पृश्यता यानी छुआछूत, ठीक है। क्योंकि ये भक्ति आंदोलन में क्या हुआ, इससे पहले महिलाओं की स्थिति समाज में बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, ठीक है। तो इसके जरिए महिलाओं का भी काफी हद तक क्या हुआ, उत्थान हुआ, उनको उनके अधिकार देने के लिए आंदोलन विभिन्न प्रकार के चले, ठीक है। शिक्षा और शैक्षिक संस्थाएं, ठीक है, शिक्षा के केंद्र के रूप में अग्रहार क्या होते थे, मठ क्या होते थे, महाविहार क्या होते थे, और क्षेत्रीय भाषाओं का विकास किस प्रकार से हुआ है। क्षेत्रीय भाषा यानी आपकी कौन सी हो गई, अलग अलग प्रकार की रीजनल लैंग्वेजेस, कौन सी हो गई, रीजनल लैंग्वेजेस। अच्छा, आपसे पूछा जाए भारत में सांस्कृतिक भाषाएं कितनी है, अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर, भारत में सांस्कृतिक भाषाएं कौन सी है, यानी इसको आप बोल सकते हो क्लासिकल लैंग्वेजेस, शास्त्रीय भाषाएं भी कह सकते हो, हिंदी में इसको शास्त्रीय भी लिख सकते हैं, क्लासिकल लैंग्वेजेस। हाँ, अब बताओ आप कौन कौन सी भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज बोलोगे। चलो मैं आपको हिंट दे देता हूं, जो भाषाएं, सबसे प्राचीन भाषा कौन सी मानी जाती है, संस्कृत। तो जो भाषाएं मूल रूप से संस्कृत से निकली हुई है, ठीक है, और ज्यादातर साउथ इंडिया में चलती है, वो भाषाएं कौन सी मानी जाती है, आपकी क्लासिकल लैंग्वेजेस मानी जाती है। अब बताओ कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस क्लासिकल लैंग्वेजेस होगी। क्लियर है, हाँ बताओ कौन कौन सी है। ये प्राकृत तो चल गई, उसमें आप ये बताओ मेन क्लासिकल लैंग्वेजेस कौन सी। देखो आप तो उससे याद रखो केवल कि जो साउथ इंडिया की लैंग्वेजेस है ना वो होगी। जैसे साउथ इंडिया के राज्य कौन कौन से हैं, देखो नीचे जाएंगे तो तमिलनाडु आता है, तमिलनाडु में कौन सी चलेगी, तमिल। तो देखो ये हो गई आपकी एक तो तमिल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तमिलनाडु के पास ही कौन सा राज्य पड़ता है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, वहां कौन सी चलती, तेलुगु। तो सेकंड नंबर पे एक हो गई आपकी तेलुगु हो गई, ठीक है। फिर आप केरला की तरफ जाओगे तो केरला में कौन सी चलती, मलयालम, ठीक है, मलयालम लैंग्वेज, तो मलयालम, ठीक है। फिर एक और साउथ इंडिया का राज्य हो गया आपका कौन सा, कर्नाटक। कर्नाटक में कौन सी चलती, कन्नड़, ठीक है, तो ये हो गई आपकी कन्नड़। फिर साउथ इंडिया का राज्य हो गया कौन सा आपका, ओडिशा। उड़ीसा, ओडिशा में कौन सी चलती है, ओडिसी, ठीक है, या उड़िया भी कह सकते हैं, उड़िया भी कह सकते हैं, और ओडिसी भी कह सकते हैं, ये ओडिसी, ठीक है। और एक आपकी मेन कौन सी होगी इन सब में, संस्कृत। तो ये 6 लैंग्वेजेस क्या मानी जाती है, आपकी क्लासिकल लैंग्वेजेस मानी जाती है, ठीक है। क्योंकि ये मूल रूप से किससे बनी हुई है, संस्कृत से। और नॉर्मल जो दूसरी लैंग्वेजेस है ना, उनकी तुलना में ये लैंग्वेजेस क्या मानी जाती है, टिपिकल मानी जाती है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, क्लासिकल लैंग्वेजेस कहते हैं, ठीक है। तो उसमें वो सारी पढ़नी है हमको एक बार, ठीक है। फिर देखो इसमें अरबों के साथ हमारे संबंध, ठीक है, सुलेमान गजनवी विजय और अल बरूनी का यात्रा विवरण। तो हम चारों पांचों जो भी इसमें इतिहासकार आए थे उनको पढ़ेंगे। तो सबसे मेन तो इसमें हो गया कौन सा, अल बरूनी। अल बरूनी सबसे पहले आया, उसके बाद आता है कौन, सुलेमान, उसके बाद आता है आपका अल मसूदी। कौन आता है, अल मसूदी। और फिर
उसके बाद छोटे छोटे इतिहासकार आते हैं, जिसमें एक मोहम्मद बिन तुगलक के समय आता है इब्न बतूता, इब्न बतूता, क्लियर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट, इसको डिस्कस करके कंप्लीट करते हैं आज, और फिर कल से वहां से टॉपिक से शुरू करेंगे। इकाई फोर्थ, अब ये जो इकाई फोर्थ आपको दे रखी है ना, ये पूरी तरह से किस पे बेस्ड है? मध्यकालीन भारत पे, मिडेवल इंडिया। ये पूरी तरह से आपका मध्यकालीन भारत पे बेस्ड है। जैसे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं? मध्यकालीन भारत इतिहास की जानकारी हमें कहां कहां से प्राप्त होती है? जैसे वहां मैंने लिखा था ना, प्राचीन भारत की जानकारी कहां से प्राप्त होती है, ठीक है। तो देखिए पुरातत्व स्रोत कौन से हैं, पर ज्यादातर हम पुरातत्व पे डिपेंड नहीं है, हम पूरी तरह से मध्यकालीन के लिए किस पे डिपेंड है? साहित्यिक स्रोतों पे डिपेंड। और क्वेश्चन भी इसके कंपैरिजन में मध्यकाल में आपके जो आपके ये साहित्यिक स्रोत है, लिटरेचर सोर्सेज है, वहीं से क्वेश्चंस बनेंगे। तो देखो पुरातत्व, पुरालेखीय, मुद्रा शास्त्रीय स्रोत, भौतिक साक्ष्य, स्मारक, और ये हो गए साहित्यिक स्रोत में। आपको पता है कि मध्यकाल में अरबी तुर्कों का आक्रमण हुआ था और उनकी सल्तनत स्थापित हुई थी, तो दो ही लैंग्वेज ज्यादा चलती थी, एक तो फारसी हो गई और एक कौन सी हो गई? फारसी के अलावा अरबी। अरबी चलती थी, फारसी चलती थी, ये लैंग्वेज चलती थी। मुख्य लैंग्वेज कौन सी थी? फारसी, ठीक है। संस्कृत क्षेत्रीय भाषा है, ठीक है, भैया हैं जो बता देंगे आपको कौन सी चलती थी। और विदेशी यात्रियों के वर्णन, जो फारसी यात्री थे और कौन से यात्री थे? अरबी यात्री आपके थे, ठीक है। राजनीतिक घटनाएं देखो, दिल्ली सल्तनत की स्थापना। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? 1206 ईस्वी। तो देखो गौरी तो है ही नहीं, तुर्क, खिलजी, तुगलक, मतलब गौरी के बाद सबसे पहला जो वंश स्थापित हुआ था वो कौन सा वंश हुआ था? गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, ठीक है। उसके बाद सैयद वंश, सैयद के बाद लोदी, और लोदियों का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। लोदियों का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में किसने हराया था? बाबर ने। और बाबर ने हराया तो मुगल साम्राज्य की क्या हो गई? स्थापना हो गई, ठीक है। तो जब भी दिल्ली सल्तनत पूछी जाएगी तो दिल्ली सल्तनत में टोटल कितने वंश आते हैं? 5। देखो यहां से जब भी आपसे पूछा जाएगा दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत में 5 आएंगे। एक तो आपके आएगा मामलुक या फिर गुलाम वंश, ठीक है। इसके बाद आएगा कौन सा वंश? खिलजी वंश, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका तुगलक वंश। सभी वंश महत्वपूर्ण है, तुगलक डायनेस्टी या तुगलक वंश। इसके बाद आएगा सैयद वंश या सैयद डायनेस्टी, और फिर इसके बाद आएगा आपका लोदी वंश। तो कभी भी ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि सल्तनत काल के अंदर आप कौन कौन से वंश को शामिल करते हो, तो कभी भी मुगलों को मत मान लेना इसके अंदर। आप कभी भी इसके अंदर मुगलों को नहीं मानना है, इसके अंदर हमेशा आपको 5 मानना है: गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और कौन से हो गए? लोदी। लोदियों का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी पानीपत के युद्ध में 1526 में बाबर से हार गया और उसकी मृत्यु हो गई, और बाबर ने कौन से साम्राज्य की स्थापना करी? मुगल। तो मुगलों को कभी भी दिल्ली सल्तनत में नहीं मानते, वो इससे अलग आएंगे, ठीक है। तो देखो यहां देखो मुगल साम्राज्य की नींव, ठीक है। तो पहला शासक कौन हो गया? बाबर। बाबर का पुत्र कौन हो गया? हुमायूं। हुमायूं का ही समकालीन शासक सूरवंश का भी आपको मैंने नाम लिया था, कौन हो गया? शेर शाह सूरी, जिसका युद्ध हुआ था हुमायूं से, और इसने दोनों युद्ध में हुमायूं को पराजित करके हुमायूं को 15 साल के लिए भारत से क्या कर दिया था? भगा दिया था, ठीक है। अच्छा, फिर हुमायूं का पुत्र कौन आता है? अकबर। और अकबर से औरंगजेब वाला जो काल है ना, ये काफी ज्यादा क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें कौन कौन से शासक आएंगे? देखो, मुगल डायनेस्टी या मुगल वंश, ठीक है। तो देखो जो संस्थापक हो गया इनका, ये हो गया बाबर। संस्थापक हो गया बाबर, ठीक है। बाबर के बाद हो गया हुमायूं, ठीक है। हुमायूं के बाद चलेंगे तो हुमायूं का पुत्र हो गया अकबर। अकबर का पुत्र हो गया कौन? जहांगीर, जिसको सलीम के नाम से भी जानते हैं। जहांगीर के बाद हो गया कौन? शाहजहां, ठीक है। और शाहजहां का पुत्र कौन हो गया? हालांकि इसका एक पुत्र का और क्वेश्चन आते हैं, दारा शिकोह। शाहजहां के 4 पुत्र थे,
उन 4 में से 2 महत्वपूर्ण थे, जिसमें से एक तो था औरंगजेब और एक था दारा शिकोह। दारा शिकोह बड़ा था, ठीक है, तो दारा शिकोह भी यहां पर हमको पढ़ना है, दारा शिकोह, ठीक है। और जैसे औरंगजेब की मृत्यु हुई, अभी मैंने आपको बताई थी कब, 1707 में, तो वैसे मुगल कमजोर हो गए और धीमे धीमे मुगलों का पतन क्या हो गया, शुरू हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें, ये देखो, ये आ गया आपका उत्तर मुगल कालीन शासक, मतलब उत्तर मुगल कालीन समझ गए क्या, औरंगजेब के बाद के जो शासक थे, जिसमें बहादुर शाह है, बहादुर शाह फर्स्ट, सेकंड नहीं फर्स्ट पहले, जहांदार शाह है, रबी उज्जात, रबी उद्दौला है, मोहम्मद शाह है, ठीक है, अहमद शाह है, शाह आलम है, वो बहुत सारे शासक आते हैं और अंतिम शासक फिर आता है कौन, बहादुर शाह जफर, ठीक है, जिसको कहां भेज दिया था, रंगून भेज दिया था अंग्रेजों ने, ठीक है। फिर देखो इसी के काल में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों कहां के हैं, दक्षिण भारत के। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, ये दोनों कौन से हैं, दक्षिण भारत के हैं। तो दक्षिण सल्तनत, बीजापुर, गोलकुंडा, बिदर और बरार और अहमदनगर, ये कैसे बने, ये सब यहां पर थोड़ा डिटेल में पढ़ने। उत्थान, प्रसार, विघटन और पूर्व और गंग और सूर्यवंशी, गजपति, जिसमें ज्यादातर क्वेश्चन आपके यहीं से पुटअप होते हैं, विजयनगर से और कहां से, बहमनी से, तो इनको भी डिटेल में एक बार देखेंगे। क्लियर। उसके बाद देखो, जैसे ही मुगलों का पतन हुआ, तो फिर मुगलों के बाद सबसे बड़ी शक्ति के रूप में कौन उभरते हैं, मराठे। तो मराठों का उत्थान और शिवाजी द्वारा स्वराज की स्थापना। तो जब भी मराठे पढ़ते हैं तो उसमें आप हमेशा ध्यान रखना कि आपके जो ज्यादातर मेन क्वेश्चन आते हैं वो शिवाजी पर ही आधारित पूछे जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही शिवाजी की मृत्यु हुई, तो उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा आ जाता है, पेशवा। पेशवा का मतलब होता है प्रधानमंत्री। पेशवा का मतलब क्या हो गया आपका, प्रधानमंत्री, ठीक है। जो जैसे आपने देखा होगा ना, कोई राजा होता है, राजा के अधीन 6-8 अधिकारी होते हैं, तो उसमें सबसे ऊपर वाला अधिकारी जो होता था वो कौन सा होता था, पेशवा, ठीक है। और मुगल और मराठों का संबंध, उनका संघर्ष और मुगलों के मराठों के पतन के कारण ये हो गए, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट यूनिट 5 जो आती है इसमें, यूनिट 5 में आपका वही है, मध्यकालीन की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था है। जो मध्यकालीन चल रहा था ना पूरा का पूरा सिस्टम, उस मध्यकालीन की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था कंप्लीट है। ठीक है, तो देखो इसमें मध्यकालीन में क्या हो गया, प्रशासन और अर्थव्यवस्था कैसी थी, यानी सल्तनत के समय में प्रशासन कैसा है, राज्य का स्वरूप कैसा है, और धर्मतंत्री और ईश केंद्रित प्रांतीय स्थानीय प्रशासन किस प्रकार का है, ठीक है।
ईश केंद्रित क्यों बोला है? क्योंकि आपने देखा होगा कोई सल्तनत काल में जितने भी अभी आप मैंने राजवंश लिखवाए वो सारे कैसे राजवंश थे? इस्लामिक। ठीक है, तो उनकी जो जितनी भी व्यवस्था थी वो किससे आई थी? इस्लाम से आई थी। इसलिए हम यहां क्या बोल रहे हैं? धर्म और ईश केंद्रित समाज बोला है। ठीक है, शेरशाह गया। शेरशाह के प्रशासनिक सुधार कौन से थे? क्योंकि शेरशाह ने सड़कें बनवाई थी, बाजार प्रणाली अच्छी करी थी और भी कई चीजें लागू करी थी जो भारत में किसी राजा ने सबसे पहले लागू नहीं की थी। मुगल प्रशासन का केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय, मनसबदारी और जागीरदारी पद्धतियां कौन कौन सी थी? ठीक है, दक्षिण में प्रशासनिक प्रणाली कौन सी थी? दक्षिण भारत जो था उसकी प्रशासनिक प्रणाली कौन सी थी? विजयनगर राज्य और शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी? ठीक है, जैसे मैं अभी बताया था ना, विजयनगर के बारे में पहले राजाओं के बारे में पढ़ लिया और अब विजयनगर की क्या पढ़नी है यहाँ पे? प्रशासनिक व्यवस्था और शासन पद्धति है। ठीक है, और बहमनी राज्य की किस प्रकार की थी और मराठा की किस प्रकार की थी? ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, फिर देखो दिल्ली सल्तनत और मुगलों के शासन काल में सरहद संबंधी नीतियां, मतलब किस तरह से वो अपनी बॉर्डर का डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। सल्तनत और मुगलों के शासन में अंतरराज्यीय संबंध कैसा थे? कृषि उत्पादन और सिंचाई व्यवस्था, ग्राम अर्थव्यवस्था, किसान अनुदान और कृषि ऋण, और शहरीकरण और जनांकीय ढांचा किस प्रकार का? जनांकी का मतलब होता है डेमोग्राफी, जनसंख्या से रिलेटेड, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी के नाम से जानते हैं। मतलब कहने का ये मतलब है, ये आपका जो सिलेबस है ना, ये थोड़ा सा खोल के ढंग से दे रखा है। बाकी अगर वो विजयनगर भी लिख देता ना तो हमको पढ़ना अंदर सारा ही पड़ता। ठीक है, ये थोड़ा उसको एक्सपांड करके अच्छे से इलेबोरेट करके लिखा हुआ है। उद्योग हो गए, उद्योग में सूती कपड़ा, हस्तशिल्प, क्योंकि यही भारत के क्या माने जाते थे? मुख्य उद्योग माने जाते थे। कौन कौन से? एक तो सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन प्राचीन भारत में, हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट, और आपके कृषि आधारित उद्योग कौन से होते हैं? संगठन, कारखाने और आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, व्यापार वाणिज्य किस प्रकार का था? व्यापार वाणिज्य किस प्रकार का था? और राज्य की आय व्यय टकसाल, इसमें सारे के सारे आपके हो जाएंगे, जो रेवेन्यू सिस्टम था वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, आगे देखो यूनिट 6 में आपका हो गया वही सेम जो अभी आपको बताया था, समाज और संस्कृति किस प्रकार की थी। ठीक है, सूफी आंदोलन, सूफी के 14 सिलसिले थे। भारत में कितने सिलसिले फेमस हुए थे सूफियों के? 4। ठीक है, चिश्ती, सोहरावर्दी, नक्शबंदी। ठीक है, इस तरह से टोटल 4 सिलसिले फेमस हुए थे। ये कौन कौन से हैं? तो सूफी आंदोलन आ जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रमुख सूफी संत। ठीक है, इसमें अजमेर के जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वाले हैं उनका क्वेश्चन कई बार इसमें क्या करा गया? आपका पूछा गया, तो वो भी आपको थोड़ा सा क्या रखना है? ध्यान रखना है। ठीक है, फिर देखो आप इसमें भक्ति आंदोलन, शैववाद, वैष्णववाद, और कौन से हो गए आपके? शक्तिवाद हो गए। ठीक है, कि भाई शैववाद मतलब शिव से रिलेटेड, वैष्णववाद यानी विष्णु से रिलेटेड, और शक्तिवाद यानी जो शक्ति रूप है माता उससे रिलेटेड, तो ये तीनों आपके आ गए। ठीक है, मध्यकाल के संत कौन कौन से थे? तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों के क्या आ जाएंगे? संत आ जाएंगे, और उनने राजाओं पर, प्रजा पर क्या प्रभाव डाला। ठीक है, इसके बाद सिख आंदोलन, और महिला संत भी है, स्त्री संत। ठीक है, सिख आंदोलन में गुरु नानक देव हो गई और उनकी शिक्षा, हालांकि इसमें जो सिखों के जो गुरु होते थे उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा आपको डिटेल पढ़नी है, पर डिटेल में जो सिखों के सबसे पहले गुरु थे वो कौन थे? गुरु नानक, तो उनके बारे में थोड़ा सा चीजें डिटेल में पढ़नी है। ठीक है, आगे देखो इसमें सामाजिक वर्गीकरण, शासक वर्ग, प्रमुख धार्मिक समूह, उलेमा, वणिक, व्यवसायिक वर्ग, राजपूत समाज, ये कौन कौन सा था? ठीक है, ग्रामीण समाज, छोटे सामंत, ग्राम कर्मचारी, कृषक, और गैर कृषि वाले, तो जो आम जनता थी उनके बारे में थोड़े डिटेल में आपको देखना है। ठीक है, उन पे क्या क्या प्रभाव पड़ा था। पर मेन ये टॉपिक जो आपका यूनिट नंबर 6 था, ये किस पर बेस्ड है? आपका भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन। ठीक है, फिर स्त्रियों की स्थिति बतानी है, जनाना व्यवस्था और देवदासी प्रथा। ठीक है, ये थोड़ा सही प्रथा नहीं मानी जाती थी, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा इसमें, स्त्रियों की शिक्षा विकास और मदरसा शिक्षा। ठीक है, ललित कलाएं में जितनी भी चित्रकारी शैलियां भारत में फेमस हुई, भाई मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी, ये कौन कौन सी थी। ठीक है, और कला पर इस्लामिक प्रभाव कैसे देखा जाता है? मैं छोटे से उदाहरण से बताता हूं आपको। देखो, आपने देखा होगा जब इस्लामिक लोग भारत में आए, ठीक है, तो जैसे वाद्य यंत्र की बात कर ले, हम छोटा सा मैं उदाहरण ले रहा हूं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या वाद्य यंत्र की बात कर ले, तो जैसे जब अरबी आक्रमणकारी आया तो उनका प्रमुख वाद्य यंत्र जो हुआ करता था वो हुआ करता था तंबूरा। ऐसा छोटा सा होता था,
गिटार जैसा होता था छोटा सा, और हाथ में बजाते हैं उसको रख के, ठीक है। और ऐसे हिंदू संस्कृति का प्रतीक वाद्य यंत्र कौन सा हुआ करता था? वीणा। वीणा आपको पता है खड़े होके नहीं बजा सकते, भारी होती है और बड़ी होती है, ठीक है। तो जब हिंदू और इस्लामिक संस्कृति दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हुई तो एक नया वाद्य यंत्र का विकास होता है जिसको क्या बोलते हैं? सितार। सितार। अब आपको पता है सितार जो होता है वो तंबूरे से तो बड़ा होता है आकार में, और वीणा से क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है। और सितार का मेन जो बनाने वाला था वो कौन था? इसका नाम भी आपने सुना होगा, क्वेश्चन आते हैं, अमीर खुसरो। ये कवि भी था और ये साहित्यकार भी था, और ये कव्वाली भी गाता था और वाद्य यंत्र भी बजाता था, ठीक है। तो ये देखो दोनों का आपके क्या हुआ? संगम हुआ दोनों संस्कृतियों का, तो नई चीज निकल कर आई। तो वही चीज यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, ये सारी की सारी, ठीक है ना, एक दूसरे के संपर्क में आने से, ठीक है। फिर देखिए आप इसके बाद यूनिट नंबर 7, ठीक है, आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत। अब ये कौन सा चालू हो गया? मॉडर्न, ठीक है। मॉडर्न में देखो अभिलेखागार सामग्री, जीवन चरित्र, संस्मरण, समाचार पत्र, मौखिक साक्ष्य, साहित्य, चित्रकारी और स्मारक, सिक्के हो गए, ठीक है। ब्रिटिश सत्ता का उत्थान, ब्रिटिश भारत में है 16वीं शताब्दी और 8वीं शताब्दी के दौरान भारत में यूरोपीय व्यापारी, और देखो आपके 4 दे रखे हैं, वैसे भारत में 5 आए थे। 5 कैसे आए थे? देखो सबसे पहले तो आए थे पुर्तगाली, ठीक है। पुर्तगाली के बाद आए डच, डच के बाद आए कौन? ब्रिटिश, ब्रिटिश के बाद आए डैन जो डेनमार्क के थे, और लास्ट में कौन सा आया सबसे? फ्रांसीसी आया। हालांकि इसमें डैन नहीं दे रखे हैं क्योंकि डैन का भारत में कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं भी रहा, इसलिए सिलेबस में आपके 4 ही दे रखे हैं, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और कौन से हो गए? ब्रिटिश। और इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, एक तो आपके पुर्तगाली और एक कौन हो जाते हैं? आपके ब्रिटिश, ठीक है। देखो भारत में ब्रिटिश आधिपत्य, डोमिनियन की स्थापना और विस्तार, ठीक है। भारत के प्रमुख राज्यों से ब्रिटिश संबंध जो नहीं थी क्या, लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प थी, तो वो सब चीजें इसमें कंप्लीटली आ जाएगी, किस किस तरह के संबंध थे, ठीक है। जैसे ही लॉर्ड डलहौजी की युद्ध हड़प नीति हुई तो उसके बाद आपको पता है और भी कई रीजन थे जिनके कारण आपकी कौन सी क्रांति हुई? 1857 का विद्रोह हुआ। तो विद्रोह डिटेल में आपको पूछा ही जाता है, 1857 का विद्रोह, कारण, प्रकृति और उनके प्रभाव। तो कंपनी और क्राउन की प्रशासन, क्राउन मतलब हो गया जो ब्रिटिश महाराजा या महारानी होती थी, उसको क्या बोलते थे हम? ब्रिटिश क्राउन कहते थे, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन केंद्रीय और प्रांतीय ढांचे का क्रमिक विकास 1773 से लेकर 1858 तक, ठीक है। पूरा हो गया ना कंप्लीट। देखो 1773 में तो बंगाल में सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स आया और द्वैध शासन की स्थापना हुई, और 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी तो हट गई और ब्रिटिश सत्ता ने अपने कब्जा कर लिया 1858। तो पूरा पीरियड कंप्लीट दे रखा है। इसमें आपको अधिनियम पढ़ने पड़ेंगे, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, ठीक है। कंपनी के शासन में सर्वोच्च सत्ता, सिविल सर्विस, न्यायतंत्र, पुलिस, सेना, इसमें आपको अलग अलग क्या पढ़ना है? अधिनियम पढ़ने, अलग अलग प्रकार के जो अधिनियम आए थे वो इसमें सारे के सारे स्टडी करने। और संवैधानिक 1909 से 1935, जिसमें 1909 का कौन सा हो गया? मार्लो मिंटो, मार्लो मिंटो सुधार। 1919 का हो गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, और 1935 का हो गया भारत सरकार अधिनियम, जिसको भारत शासन अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों 1935 वाला? क्योंकि जो हमारा संविधान है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, उसके 3/4 भाग एज इट इज कहां से कॉपी पेस्ट किया गया है? 1935 वाले से किया गया। तो 1935 वाले को हमारे संविधान के ब्लूप्रिंट के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं, ठीक है। एट्थ इकाई हो गई उपनिवेश अर्थव्यवस्था। उपनिवेश मतलब अंग्रेजों का जिस प्रकार से भारत में नीतियां थी, भारत में विस्तार करने की, ठीक है, भारत से टैक्स इकट्ठा करने की, ठीक है, भारत को आर्थिक रूप से कमजोर करने की, सस्ती दरों पे कॉटन, कपास तो विदेश में ले जाओ और वहां से कपड़े बनाकर महंगे दामों पर कहां बेचो? भारतीय बाजार में लाके वापस से बेचो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई इसमें। उद्योग और शिल्पकारों की स्थितियां, क्योंकि आपने देखा होगा अंग्रेज भारत में क्या लिया है? मशीन्स लिया है, ठीक है। तो उससे जो हमारा हस्तशिल्प उद्योग था, हैंडीक्राफ्ट था, वो पूरी तरह से क्या हो गया? तहस नहस हो गया। तो उसके बारे में डिटेल है। ब्रिटिश औद्योगिक नीति कैसी थी? ठीक है, भारत में कारखाने बनने लगे, माल स्टार्ट होने लगा बनना, और श्रम और मजदूर संगठन बन गए। तो मजदूर संगठन नहीं बने थे क्या जितने भी, उनके बारे में भी आपको बताना है कौन कौन से आंदोलन हुए थे, ठीक है। उसके बाद अंग्रेजों ने कुछ अच्छी व्यवस्थाएं भी करी भारत में, जैसे
बैंकिंग व्यवस्था अंग्रेज लाए थे, उसके बाद रेलवे अंग्रेज लाए थे, सड़क परिवहन, संचार, डाक और टेलीग्राफ, ये सारी व्यवस्था किसने स्थापित कर, हालांकि अंग्रेजों ने ये व्यवस्थाएं जो स्थापित की थी ने ये खुद के लिए की थी, वो धीमे धीमे हमारे विकास का क्या बन गई, कारण बन गई। ठीक है, फिर नूतन शहरी केंद्रों का विकास, कौन कौन से शहर भारत में व्यापार के हिसाब से क्या हुए, प्रचलित हुए, तो वो सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अंग्रेजों के काल में पड़ने वाले अकाल और महामारी, जैसे अभी आपने देखा कोविड चल ही रहा था, उससे पहले सन 1919 और 20 में कोविड जैसा ही आया था, उसको क्या कहते हैं हम, स्पेनिश फ्लू, और कहते हैं आप अभी तो कुछ भी नहीं मरे लोग, उस समय स्पेनिश फ्लू में अकेले भारत में से कितने लोग मरे थे, 4 करोड़। उस समय भारत की आबादी कितनी थी, मात्र 40 करोड़ थी, यानी भारत की 10% आबादी स्पेनिश फ्लू में क्या करी गई थी, मारी गई थी, जबकि अभी तो भारत की आबादी 125 करोड़ से भी ज्यादा है। ठीक है, तो जनजाति और किसान आंदोलन देश में कौन कौन से चले थे, वो भी इसमें आपको ध्यान रखने। संक्रमण काल में भारतीय समाज कैसा था, ठीक है, यानी आपने देखा होगा ईसाई धर्म से संपर्क, ईसाई मिशनरी नहीं आते थे क्या धर्मांतरण करवाने ब्रिटिश काल में, तो वो कैसा था, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, और आपको धार्मिक धारणा और ये सारी चीजें इसमें बतानी है। ठीक है, ये आपको पूरी की पूरी ब्रिटिश काल में कैसी हो गई आपकी शिक्षा नीति, ब्रिटिश काल में शिक्षा नीति कैसी थी, ठीक है, किस तरह से अंग्रेजी शिक्षा पर बल दिया गया, किस तरह से आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो प्रौद्योगिक शिक्षा थी उस पर क्या दिया गया था, आपका बल दिया गया था, तो वो भी बेसिक चीजें इसमें आपको मेनली क्या रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, हो गया। फिर भारतीय पुनर्जागरण, पुनर्जागरण का मतलब होता है रेनेसां, मतलब जो किसान वर्ग होता था, गरीब वर्ग होता था, उसका उत्थान कैसे हुआ। ठीक है, तो सामाजिक और धार्मिक सुधार, मध्यम वर्ग का उद्भव, जातिगत संगठन और जाति गतिशीलता भारत में कैसे आई। ठीक है, स्त्रियों से संबंधित प्रश्न, भाई स्त्री शिक्षा के लिए और स्त्रियों को अपलिफ्टमेंट को यानी एम्पावरमेंट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, महिला सशक्तिकरण, तो महिला सशक्तिकरण के लिए ब्रिटिश काल में कौन कौन से कानून बने थे। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी प्रिंटिंग प्रेस, क्योंकि प्रेस को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार अलग अलग प्रकार के अधिनियम लेकर आई थी। ठीक है, तो वो कौन कौन सी प्रेस संबंधी अधिनियम थे वो इसमें आ जाएंगे। ठीक है, इकाई 9 में आता है राष्ट्रवाद का उदय, नेशनलिज्म। ठीक है, भारतीय राष्ट्रवाद का उत्थान, राष्ट्रवाद का सामाजिक और आर्थिक आधार कौन कौन सा था, यानी जितनी भी राष्ट्रवादी दलों की स्थापना हुई, जितने भी राष्ट्रवादी नेता नहीं थे क्या, भले वो गर्म दल के हों या नरम दल के हों, और कोई भी संगठन हो, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण संगठन कौन सा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन सभी संगठनों को यहां पर पढ़ना है, जितने भी क्रांतिकारी थे आपके। ठीक है, स्पेशली जैसे आज कौन सी तारीख है, 23 तारीख है, तो आज कौन सा दिवस है, शहीदी दिवस, वे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हुई थी लाहौर जेल में, तो वो भी क्या माने जाते हैं, नेशनलिस्ट माने जाते हैं, तो उनके जो दल थे, उनने जो बुक्स लिखी थी वो भी सब इसमें पढ़ी जाएगी सारी। ठीक है, स्वदेशी और स्वराज, और फिर जैसे ही आपने देखा होगा भारतीय राजनीति में गांधी जी आते हैं, गांधी जी आते हैं भारतीय राजनीति में, कब आते हैं, सन 1915 में, कहां से, साउथ अफ्रीका से आते हैं, तो गांधी युग चालू हो जाता है, तो उसमें मेन लीडर हो गए गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, और सुभाष चंद्र बोस आ गया तो आपका क्या आ गए, INA, आजाद हिंद फौज, और आजाद हिंद फौज के बारे में सारी डिटेल आ गई। ठीक है, फिर एक ये टॉपिक और आपका जोड़ा गया जो जनरली नहीं होता, वामपंथी, जो लेफ्ट पार्टीज होती है। ठीक है, वामपंथी, उनके बारे में पढ़ना है, दलित आंदोलन क्या थे, मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, स्वतंत्रता और हमारा देश का विभाजन कैसे हुआ, भाई देश का विभाजन हुआ ना भारत और पाकिस्तान, और स्वतंत्रता के पश्चात, तो देखो यहां तक तो हम हर बार पढ़ते हैं, यानी 1947 तक। अब उसके बाद का भी आपको दे रखा है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत कैसा हुआ। भारत में कितनी रियासतें हुआ करती थी, 562, और 3 और थी जो मिलना नहीं चाहती थी, उनको मिलाया गया। तो उनमें देखो, एक तो आती है आपकी कश्मीर, एक आती है आपकी हैदराबाद, और एक गुजरात में कौन सी थी, जूनागढ़, इन 3 को मिलाया गया था। उसको तो कश्मीर को तो मिलाया गया था किसके आधार पे, भाई उससे बातचीत के आधार पे, हरि सिंह से, ठीक है, विलय पत्र के आधार पे। हैदराबाद को मिलाया गया था पुलिस कार्रवाई के आधार पे, और जूनागढ़ को मिलाया था जनमत संग्रह के आधार पे, वहां वोटिंग कराई थी लोगों की। ठीक है, B.R. अम्बेडकर और संविधान की पूरी क्या आ गई, विशेषता आ गई। फिर आपने देखा होगा जैसे भारत स्वतंत्र हुआ तो मांग उठी कि भारत के राज्य क्या किए जाए, अलग अलग किए जाए, एक राज्य से टूट के अनेक राज्य बने, तो उसमें आपको पता है तमिलनाडु से टूटकर कौन सा बना था, आंध्र प्रदेश, तो वो सारी चीजें आती। ठीक है, फिर इसी में आपका दे रखी विदेश नीति,
जिसमें पंचशील समझौता दे रखा है, जो हमारा किसके साथ हुआ था, चीन के साथ। और फिर आपको भारतीय अर्थव्यवस्था का निजीकरण यानी 1991 की आर्थिक मंदी, ये भी यहां तक आपको इसमें दे रखा है, पूरा 1991 तक का कंप्लीट दे रखा है, ठीक है, 47 की जगह और एक्सपांड करके आगे, यहां से भी क्वेश्चंस आपके पुटअप होते हैं, ठीक है। लास्ट ये इकाई 10 है, तो इसके अंदर जो पूरा दे रखा है, ये आपका क्या दे रखा है, आपका मेथोडोलॉजी, भाई हिस्ट्री की जो मेथोडोलॉजी नहीं होती है क्या, उसके क्वेश्चन आते हैं इतिहास लेखन की, ठीक है। तो जनरल है, इसमें आपके अलग अलग प्रकार के इतिहासकार आएंगे, उनके स्टेटमेंट आएंगे कि कौन से इतिहासकार ने क्या बोला है, इतिहास लिखते समय किन किन चीजों का हमें क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो आपका जो लास्ट यूनिट है ना, ये पूरी की तरह सब मेथोडोलॉजी और जो रिसर्च होती है उस पर आपका पूरा का पूरा बेस्ड है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके 10 इकाइयां दे रखी है, और ये फिर बेसिक इसमें चीजें दे रखी है किस तरह से आपको कौन कौन से जो मेन है इसी मेथोडोलॉजी में, वो कौन कौन से व्यक्ति विशेष का रखने, याद रखने, ठीक है। तो टोटल मिला के आपका जैसे 9 यूनिट है, 10वीं तो मेथोडोलॉजी है, 9 यूनिट जो आपकी है, उस 9 यूनिट्स में से आपकी जो 3-3 यूनिट है वो डिवाइडेड है भाई, प्राचीन भारत में, मध्यकालीन भारत में और आधुनिक भारत में, ठीक है। तो वो एक एक बार करके कल अपन प्राचीन भारत वाले से इसको शुरू करेंगे भाई। आज फर्स्ट लेक्चर था ना, तो मैंने केवल ओवरव्यू दिया है, तो आपको आज कोई लिखना भी नहीं था, तो कल से इसको अपन लिखवाना भी शुरू कर देंगे और प्राचीन भारत में जो साहित्यिक स्रोत है वहां से इसको शुरू कर देंगे, ठीक है।